तो वेरी गुड इवनिंग। हमने जो लास्ट क्लास किए थे उस क्लास में आपने देखा था कि जो तरंगों से संबंधित आपको चीजें पढ़ना था कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, है ना। जहां आपने कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें देख ली थी। देखो, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आपने क्या क्या चीजें देख ली अभी तक के। हमने इसके बेसिक फॉर्मेशन को देखा कि भाई किस तरह से कम्युनिकेशन वर्क करता है ना। उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को भी आपने देखा था कि भाई किस तरह से काम करता है। पहले जो मैनुअल आपने मैनुअल चीजें देखी थी कि भाई किस तरह से एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, उनके बीच में सारी प्रोसेस चल रही थी। फिर आपने उसी सेंडर और रिसीवर की जगह क्या ला दिया टेक्निकल प्रोस्पेक्ट में, ट्रांसमीटर और रिसीवर ला दिया, और बीच में एक मीडियम ला दिया था जिसको हमने कहा चैनल। और उस चैनल के माध्यम से आपने देखा था कि भाई बहुत तरह के चैनल होते हैं। चैनल किस तरह के होते हैं, एक होते हैं तारयुक्त मतलब वायर्ड चैनल, एक होते हैं बेतार चैनल, है ना, जो होते हैं वायरलेस। दो तरह के चैनल होते हैं। अगर वायर्ड वाले होते हैं तो हम उसको आज क्लास में देखेंगे हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। बट बेसिक जो चीज आपको समझनी थी कि भाई किस तरह से हमारा जो पूरा कम्युनिकेशन चैनल है वो वर्क करता है आईसीटी में टेक्नोलॉजी के माध्यम से। उसमें आपने देखा था कि सिग्नल होते हैं कुछ, जहां सिग्नल दो टाइप के आपने देखे थे, एनालॉग और डिजिटल। दो तरह के सिग्नल होते हैं आपके, एनालॉग और डिजिटल। ठीक है, आपने देखा था कि एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो किस तरह वर्क करते थे। ये साइन वेव्स के फॉर्म में आपके गमन करते थे। ठीक है, और इसमें आपने देखा था कि भाई एक जो ट्रांसमीटर होता था सबसे पहले क्या करता था, वॉइस जो आती है आपकी, है ना, आप जो बोलते हो ध्वनि आपके माइक्रोफोन में या आपके किसी भी फोन में, वो किस फॉर्म में जाती है, एनालॉग फॉर्म में जाती है। पहले एनालॉग फॉर्म में जाती है, फिर बाद में उसका क्या हो जाता है, डिजिटलाइजेशन होता है। फिर वो डेटा 0 और 1 के फॉर्मेट में क्या होता है, आगे चला जाता है। ये चीजें आपको पता थी। विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं ये आपके डेटा को ले जाने का काम करती है, और किसके माध्यम से, सिग्नल टावर के माध्यम। नेक्स्ट, आपने देखा था डिजिटल सिस्टम, डिजिटल सिग्नल, सॉरी, डिजिटल सिग्नल क्या होते थे, ये किस फॉर्म में होंगे, वो साइन फॉर्म में थे, और ये आपके स्क्वायर्ड फॉर्म में। स्क्वायर्ड का मतलब होता है कि आयताकार फॉर्म में दिखते हैं। ये डिस्क्रीट होते हैं, डिस्क्रीट मतलब एक सिमिलर मैनर में नहीं जाएंगे। और जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, यूनिक सिग्नल, मतलब एक फॉर्म में वो जाते हैं, एक आवृत्ति, एक फ्रीक्वेंसी उनमें होती है, उसी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के साथ ही वो गमन करते रहते हैं। यहाँ पे जो डिस्क्रीट चैनल है आपका, डिजिटल चैनल में आपने देखा कि भाई 0 और 1 ये दो ही आपके बाइनरी नंबर होते हैं। ये दोनों जब भी जाएंगे तो उनका मोड क्या होगा आपके पास, डिजिटल मोड होगा। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल वहां पे काम करता था। इसमें आपने देखा था कि डिजिटल घड़ी, कैलकुलेटर या फिर डिजिटल सेमी स्पीडोमीटर। तो डिजिटल घड़ी या स्पीडोमीटर ये सब क्या काम करते थे, आपकी राशियों को भौतिक रूप में मापेंगे, और उसका प्रदर्शन कैसे कर रहे थे, वो भी आपके सांकेतिक रूप में, मतलब अंकीय रूप में ये कर रहे थे। ये आपने कहा देखा था, जब आपने कंप्यूटर पढ़ा था उस समय। यहाँ पे क्या होता है, ये सिग्नल जब आते हैं तो सिग्नल क्या करेंगे, पहले तो एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे डिजिटल सिग्नल में, और वापस से डिजिटल सिग्नल क्या करते हैं, जो हमारी स्क्रीन होती है उस स्क्रीन में दिखने लायक जो चीजें होती है उसमें ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। मतलब आपका भैया जिस अंक में चाहते हैं आप उस तरह से आपको दिख जाएगी राशियां। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल और डिजिटल जो आपके कन्वर्जन था उसका भी मेथड आप समझ गए। आपने दो चीजें देखे थे, एनालॉग जो मॉड्यूलेशन, इसके बाद आपने पढ़ा था मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दो प्रोसेस होती है। मॉड्यूलेशन क्या होती थी, हमने चीजों को समझा था कि भाई जब भी एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्जन होगा, जिस भी तरंग का या जिस भी चीज का, तो वो क्या कहलाएगा, आपका मॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन क्या कहलाता था, डी आपको दोनों याद रखने थे। डीमॉड्यूलेशन मतलब डिजिटल सिग्नल का एनालॉग सिग्नल में कन्वर्जन, ये आपका डीमॉड्यूलेशन कहलाता था। ये दोनों एक दूसरे की क्या वाइस वर्सा प्रोसेस होती है। वाइस वर्सा का मतलब एक दूसरे के संपूरक, मतलब अगर ऐसा होगा तो वैसा, वैसा होगा तो ऐसा। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन आपको समझ में आ गया। देन आफ्टर आपने पढ़ा था कि संचार हेतु प्रयुक्त जो प्रमुख तरंगे थे और उनका संचरण कैसे होता था। हम अभी जो पढ़ रहे हैं ना, प्रोपोगेशन पढ़ रहे हैं। प्रोपोगेशन का मतलब कि किस तरह से सिग्नल जा रहा है, कौन सी लेयर में आ रहा है, किस लेयर से वो वापस ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपने देखी। जहां तीन आपको पढ़ना था कि भाई जो विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो संचरण के लिए कौन कौन से माध्यम अपनाती थी। तो तीन ही माध्यम है आपके पास, धरती, आकाश, है ना, और उसके अलावा अंतरिक्ष बोल देंगे हम, यहाँ पे यहाँ जल नहीं लेंगे, धरती, आकाश और अंतरिक्ष, तीन लेयर में आपके संचरण होते हैं। उन तीनों लेयर में हम क्या देखते हैं, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, स्काई वेव प्रोपोगेशन और आपका स्पेस वेव प्रोपोगेशन। तीनों प्रोपोगेशन को आपको पढ़ना है एक एक करके कैसे था। सबसे पहले आपने पढ़ा था भूतरंगीय संचरण, इसको बोलते हैं हम ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। देखिए ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन का मतलब ये होता है कि जो आपकी पृथ्वी है वो कर्वी नेचर की है, वक्रीय तल है इसका, आप कहते हो ना वक्राकार है आपकी पृथ्वी, तो वक्री तल में होने के कारण इसमें क्या होता है कि सिग्नल का जो संचरण होगा भूतरंगों का, भूतरंग मतलब जो पृथ्वी के सरफेस से लगकर जो सिग्नल जाएगा। कल मैंने आपको बताया था कि सिग्नल हमेशा क्या होता है, सीधा जाता है। लेकिन जब हमारी पृथ्वी कैसी है, कर्वी नेचर की है,
तो सिग्नल में हमने टावर्स मतलब हमारी पृथ्वी में जो नेटवर्क हमने स्टेबल किया वो भी कैसा किया होगा, कर्वी नेचर में किया होगा ना। तो तरंगे भी कैसे जाएंगी, इसके पैरेलल, मतलब वक्री गति करते हुए चली जाएंगी, यहां तक पहुंचेगी। मतलब सिंपली जा रही होगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये वक्रीय गति कर रही है। जैसे आपकी पृथ्वी का एक्सेस होगा उसी एक्सेस के पैरेलल ही वो गमन करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी। यहां से क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाते हैं कि भाई जो पृथ्वी में यहाँ पे जो सिग्नल जा रहे हैं वो किस गति से गमन कर रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई सरल रेखीय गति में कर रहे हैं कि वक्री गति में कर रहे हैं, इस तरह की चीजें थी। फिर आपको मैंने समझाया था कि यहाँ पे रिजिडिटी वाला कंसेप्ट आ गया था अपना, याद है कि जैसे दो स्पाउस होते हैं, दोनों व्यक्ति बिल्कुल रिजिड रहना चाहते हैं। अगर दोनों रिजिड रहेंगे तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन उस रिजिडिटी को हटाने के लिए हमने क्या किया, सेल्यूलर कम्युनिकेशन या फिर कम दूरी की जो कम्युनिकेशन था उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, भूसंचरण तकनीक को अपनाएंगे। जहां भूसंचरण तकनीक में क्या हो जाएगा कि पास पास में हमने टावर लगा दिए, और इन टावरों को लगाने के बाद हमने इनको इंटरकनेक्ट कर दिया। जो इनके हेडक्वार्टर्स होते हैं टावर्स के, जो कम्युनिकेशन पोर्टल्स होते हैं, वहां से हमने फिर केबल के माध्यम से क्या किया, दूसरे टावरों को इनसे कनेक्ट कर दिया। इस पूरे संचरण में क्या होता है, कम दूरी का जो संचार तंत्र है उसको हम बना सकते हैं। आ रही बात समझ में कि कम दूरी का जो संचार तंत्र होगा उसको आप इसमें बना लेंगे। ये आपका पूरा क्या कहलाता था, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन या भू संचरण, भूतरंग संचरण। नेक्स्ट आपने पढ़ा था क्या, आकाश तरंग संचरण, इसको बोलते हैं स्काई वेव प्रोपगेशन। देखिए स्काई वेव प्रोपगेशन का मतलब क्या था कि अब आसमान से आपकी जो तरंगे वो क्या होगी, परावर्तित होंगी, ट्रांसमिट होंगी। यहां पे ट्रांसमिट होने का मोड आपका क्या हो जाएगा, आकाश। तो इसको कैसे समझेंगे हम, देखिए आपका ये पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल से कुछ किलोमीटर आगे मतलब 65 से 400 किलोमीटर के ऊपर आपका एक आयनोस्फीयर होता है। देखिए विभिन्न गैसों के आपस में घर्षण के कारण वहां पे आयन उत्पन्न होते हैं, याद है आपको, ऐसी चीजें आपने फिजिक्स में पढ़ के आए हो। और यहाँ पे एक लेयर बन जाती है आयनों की, और इन आयनीकृत कणों के द्वारा जो एक लेयर बनी है, और इस पूरे जो स्फीयर को आप क्या कह देते हो, आयनोस्फीयर। ये पूरा परिमंडल क्या कहलाता है आपका, आयनोस्फीयर। आपने पढ़ा है ना, क्षोभ मंडल, स्तन मंडल, ये मंडल वो मंडल, उन्हीं में से एक ये आयन मंडल है, इसको आयनोस्फीयर कहते हैं। तो इस आयनोस्फीयर में क्या होता है, जब भी हम एक सर्टेन अमाउंट की क्या करेंगे, तरंगों को पहुंचाएंगे। सर्टेन अमाउंट मतलब आपने यहाँ पे देख लिया था 3 से लेके 30 मेगाहर्ट्ज, 3 से लेके 30 मेगाहर्ट्ज जिनकी तरंग होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उन तरंगों को जब भी आप ट्रांसमिट करेंगे, जब भी आप पहुंचाएंगे, तो वो क्या करेंगी, इस आयन मंडल से, इस परत से जाके वापस टकरा के आ जाएगी। क्या मतलब हुआ इसका, कि यहां से जो तरंग जा रही है वो इसको क्रॉस नहीं कर पा रही, क्रॉस नहीं कर पाएगी आयन मंडल को। जब क्रॉस नहीं कर पाएगी तो वापस कहां पे जाएगी, जहां इसका रिसीवर होगा। तो इस तरह से हमने संचार क्या कर लिया, जो हमारा साइंटिफिक मैनर में दूसरा संचार बना लिया। इसको आपने क्या बोल दिया, स्काई वेव प्रोपगेशन। सिंपल सा था कि यहां से आपने कोई सिग्नल ट्रांसमिट किया, जिसमें कोई डाटा, कोई संदेश, कोई मैसेज था, जो जाएगा आयन मंडल तक, और आयन मंडल में जाने के बाद वहां वापस आगे नहीं जाएगा, यहीं से वापस रिफ्लेक्ट होगा। इसको आप क्या बोल देते हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी सिद्धांत पर ये काम करता है। जैसे जो सरफेस का प्लेन होगा उसी के अकॉर्डिंग बनेगा ना, आपने पढ़ा होगा ना साइन आई साइन थीटा, है ना। तो उसी फॉर्म में ये क्या करेगा, वापस से सिग्नल बनेगा, और सिग्नल आ जाएगा कहां पे, रिसीवर में। जिसकी नीड थी उसकी नीड के अकॉर्डिंग वहां पे आपको मैसेज मिल जाएगा, संदेश हो जाएगा आपके पास, और जो आपको बात करनी थी वो कम्युनिकेशन हो जाएगी। तो ये कम्युनिकेशन चलती है इस फॉर्म में आपके। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपको और क्या क्या चीजें देखना था। हाँ, कम दूरी की जो ब्रॉडकास्टिंग थी उसके लिए आपने क्या किया, भूसंचरण। फिर उससे थोड़ा ज्यादा लेवल पे अगर आपको जाना है ब्रॉडकास्टिंग करने, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा कि भाई आकाश तरंग संचरण आप कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा आपने क्या पढ़ा। तीसरा आपने देखा था अंतरिक्ष तरंग संचरण, स्पेस वेव प्रोपोगेशन। देखिए स्पेस वेव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि अब आप आयन मंडल से भी ऊपर चले गए। आयन मंडल से ऊपर मतलब देखिए आपकी जो पृथ्वी है, आप अपनी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में जितने मंडल थे, जितने परत थे, उन सबसे जब परे आगे चले जाते हो आप, जहां पे आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू इन सबसे आगे हो जाएगी, जब आपने पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर गए, तो आप कहां पहुंच जाते हो, स्पेस में, अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं ना आप लोग। यहां पे आप पहुंच गए स्पेस में, है ना। सपोज कोई पर्सन है, वो बेचारा स्पेस में पहुंच गया। जो स्पेस में यहां पहुंचा हुआ व्यक्ति है, अब उसके लिए कम्युनिकेशन कैसे बनाएंगे हम, या फिर यहां से हम इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। देखिए मानव क्या है, एक भौतिक प्राणी है। वो ये सोचता है कि कहां से कितना यूटिलाइजेशन हो जाए, सोचता है ना, आप सभी सोचते होंगे। तो हमने भी क्या किया, हमारे साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि यार अभी तक यहां तक पहुंचे थे हम, क्यों ना अंतरिक्ष से ही हम कम्युनिकेशन करें। और अंतरिक्ष से जब भी कम्युनिकेशन होगी तो ये कम्युनिकेशन ज्यादा सिक्योर हो जाएगी, और फिर इसमें खर्च भी क्या होगा, एक बार आएगा, वो भी सैटेलाइट स्टेबलाइज।
उसके बाद जहां पे आपका जैसे पातालकोट भी हो गया भाई, बिल्कुल अंदर तक एरिया है, वहां भी आप सिग्नल पहुंचा सकते हो। तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई। अब देखो इसकी एप्लीकेशन क्या थी। हम अब क्या कर रहे हैं, अर्थ स्टेशन बनाया हमने। अर्थ स्टेशन मतलब हमारे जो सिग्नल है छोटे छोटे, यहां से हम ब्रॉडकास्टिंग करेंगे। ब्रॉडकास्टिंग कैसे, मतलब यहां से आपने ब्रॉडकास्टिंग की, आपने कोई पिक्चर है, मान लो नेटफ्लिक्स की बात करते हैं हम, ओटीटी प्लेटफॉर्म, उस नेटफ्लिक्स पे हमने यहाँ मूवी डाउनलोड की, मतलब अपलोड की है, जिसने बनाया पिक्चर, उसने पिक्चर बनाया। अब वो किसके थ्रू ब्रॉडकास्ट होगी, सैटेलाइट। संचार के लिए वो सैटेलाइट में चली गई है, सैटेलाइट उन्होंने राइट्स ले लिए। फिर सैटेलाइट से जाके क्या होगी, वापस जितने भी इसके कनेक्टिव स्टेशन होंगे, उनके थ्रू हमारी अर्थ सर्फेस में इनके कनेक्शन के माध्यम से क्या होगा, आपके मोबाइल फोन में, आपके कंप्यूटर में, या फिर जो भी आपके पास युक्ति है, उस युक्ति में आपके पास वो सूचना और संचारण मिल जाएगा, वो डेटा आपको मिल जाएगा। आई बात समझ में इतनी? इस तरह से काम होता है। ये जो स्टेशन होते हैं, अर्थ स्टेशन, ये सिग्नल को अडॉप्ट करते हैं और ये फिर अपने आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहां पे प्रसारित करते हैं। तो ये दो प्रोसेस थी। इसके माध्यम से देखिए दो चीजें आपने देखी थी, दृष्टि रेखीय रेडियो संचार और दूसरा था उपग्रह संचार। उपग्रह संचार भी कैसे होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इसी के माध्यम से और इसी टेक्नोलॉजी में कि आप इन तरंगों का उपयोग करते हो अंतरिक्ष तरंग संचरण का, और यहाँ पे निर्वात में भी क्या होता है, सिग्नल पहुंचता है। और सिग्नल कैसे पहुंचता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। ये वाला थोड़ा नहीं आया, आ गया, कोई बात नहीं, देख लो इसको। फिर भी आप क्या कर रहे हो, यहां पे बैठे हो अर्थ सरफेस पे। अर्थ सरफेस पे अब आपको क्या करना है, जो उच्च आवृत्ति की जो तरंग दैर्ध्य है उनके माध्यम से डेटा का संप्रेषण करना या पहुंचाना है। आप ब्रॉडकास्टिंग के लिए क्या इस स्टेशन से पहुंचाएंगे सैटेलाइट के पास, तो आपके पास उच्च तरंग की तरंग दैर्ध्य लगेगी ना, और वहां से फिर यहां से ट्रांसमिट होगा। तो इस तरह से जो चैनल आपका बन रहा है वो कैसे बन रहा है, जहां पे सैटेलाइट आप कम्युनिकेशन देखते हो कि सैटेलाइट से कैसे इमेज आ पा रही है, वो इसी के माध्यम से आ रही, इन्हीं तरंगों के माध्यम से। इनका उपयोग करके ही आप क्या कर रहे हो, इस प्रोपोगेशन का उपयोग करके सैटेलाइट के विजुअल्स पा रहे हो। लोगों के पास सैटेलाइट फोन होते हैं, उनके नंबर शो नहीं होते। वो जो सैटेलाइट फोन होते हैं वो आपके जो लोकल नेटवर्क्स होते हैं उनसे कनेक्ट नहीं होते, उनको बहुत हाई प्रोफाइल लोग यूज करते हैं या फिर राजनयिक लोग यूज करते हैं। तो वो फोन का कनेक्शन सीधा सैटेलाइट से होता है, आपके ग्राउंड का जो कनेक्शन होता है उससे नहीं। आपके मोबाइल फोन में भी कॉल आएगा, आपको दिखाएगा प्राइवेट नंबर, ठीक है, प्राइवेट नंबर दिखाएगा, आप उससे बात कर लोगे, वो चाहे आपका फोन काट दे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको किसने फोन लगाया था किसने नहीं। ठीक है, तो ये सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे फिर हम पढ़ेंगे जब सेल्युलर टेक्नोलॉजी में, उसमें और देखें। बात करते हैं अब विद्युत चुंबकीय तरंगों की। आपने यहां तक का सारा पोर्शन आपको समझ में आ गया। अब आप बोल रहे हो सर हम इतनी देर से बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है? ये मन में क्वेश्चन आया होगा आपके कि भाई विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। आपने पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग आवृत्ति पर कुछ तरंगे होती हैं जो कुछ स्पेसिफिक कार्य करती हैं। पहली ही दूसरी क्लास में हमने इनके बारे में जान लिया था। उसमें जहां आपने देखा था कि भाई आवृत्ति क्या होती है तरंगों की, उसमें देखा था तरंग दैर्ध्य क्या होती है। आपने देखा था कि मार्कोनी ने जो प्रैक्टिकल किया था, सॉरी हर्ट्स ने जो प्रैक्टिकल किया था वो भी आपको समझ में आया था। मार्कोनी हर्ट्स का कोई प्रैक्टिकल था ना, जिसको हमने देखा था कि दो नोट्स पे उन्होंने क्या किया था, सिग्नल पहुंचा दिया था। अगर उसके बीच में एलईडी लगी होती तो वहां पे क्या होता, प्रसारण हो जाता। तो यहाँ देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, पहले तो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे क्या होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को पहले जेम्स क्लार्क, आपको पता है कि जेम्स क्लार्क ने कुछ इक्वेशंस पहले दे दी थी। उसके बाद हेनरी हर्ट्ज ने उसकी जो उपयोगिक दृष्टिकोण से देखा कि भाई इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। खोज तो उन्होंने कर ली कि ऐसा कुछ इंपैक्ट हो रहा है, बट उस इंपैक्ट का उपयोग कहां पे हो पा रहा है, उसको करने का काम किया था हेनरी हर्ट्ज। इसलिए आप लोग देखते हो ना, आवृत्ति की इकाई को कभी भी किस में नापते हैं हम, हर्ट्ज में नापते हैं। क्यों, इन्हीं के नाम पे, क्योंकि इन्होंने उसकी क्या की थी, खोज की। जब इतनी चीजें की गई तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कंपन शुरू होता है। आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र जो होता है और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, इसके बीच में कंपन जब शुरू होगा उसके परिणाम से जो तरंगे उत्पन्न होती है उनको आप क्या कह देते हो, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो इनको बोल देते हैं। तो ये उस तरह से क्या होते हैं, कंपन करते हैं। अब यहां पे आप देखिए कि किस तरह से वर्क करता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ में पैरेलली चल रही, ये दोनों क्या करेंगी, आपस में कंडक्ट करेंगी, कंपन होगा इनके बीच में, और उस कंपन से क्या होता है, प्रोपोगेशन हो जाता है, संचरण। प्रोपोगेशन मींस संचरण हो जाता है। तो ये वेव्स का फॉर्म था। अब देखिए इसका उपयोग कैसे करते हैं। ये तरंगे जिन्हें संचालित होने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं लगती, इनको माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं। माध्यम की आवश्यकता नहीं मतलब, अच्छा माध्यम क्या होता होगा, ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा ना मन में आप लोग कि यार माध्यम क्या होता होगा इसके रिस्पेक्ट में। तो देखो जब भी अगर कोई चीज बोली जाती है, कुछ चीज की जाती है, तो उसमें सबसे पहले क्या लगता है आपका,
कोई मीडियम लगता है यहां से वहां तक बात पहुंचाने के लिए। वायु हमारे कन्वर्सेशन का माध्यम है। अगर वायु ना हो, मैं यहां कितना भी चिल्ला लूं, आप तक आवाज नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि ध्वनि तरंगों को अपने किसी क्षेत्र में संचरण करने के लिए कुछ पथ की जरूरत होती है ना, किसी माध्यम की, लेकिन इन तरंगों को नहीं होती है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। इसीलिए तो हम देखते हैं कि यार घर के अंदर आपके यहाँ बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई है, फिर भी आपके घर पे क्या हो रहा है कि ये तरंगे आ जा रही है, और मोबाइल फोन में आपका प्रॉपर क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन आप कर पा रहे हैं, होता है। तो ये किस तरह से वर्क करते हैं, उन्हीं को ही हम देखना है। देखिए प्रकाश की ये जो चलती है, किसकी गति से चलती है, तो प्रकाश के वेग के अनुरूप चलती है। जो प्रकाश का वेग होता है ना, लाइट की वेलोसिटी, उसके आधार पर गमन करती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की हम बात कर लेते हैं। देखो आप लोगों ने कुछ वेव्स के नाम सुने होंगे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड या अवरक्त करने, है ना, अवरक्त तरंगे, फिर अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। ये सब की सब आपकी कैसी रेज होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इनकी अलग अलग आवृत्ति होती है और अलग अलग क्या होता है, तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति क्या होती है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। देखिए आवृत्ति का मतलब ये जितनी बार यहां पे गमन कर रहे हैं, ये 1 2 3, ये इसकी क्या कहलाती, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता। आप लोग कहते हो ना बहुत फ्रीक्वेंटली क्या हो रही है, बारिश हो रही है। फ्रीक्वेंटली बारिश हो रही है मतलब बारिश होने की आवृत्ति बहुत ज्यादा है। उसी तरह आपने क्या देखा था कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है। देखिए तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ जिसको बोलते हैं, वो इस आयाम को, मतलब ये पूरा होने में जितना टाइम लगता है इसको, मतलब जितनी इसकी दूरी तय करती है, इसको क्या करते हैं हम, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। जितना ज्यादा तरंग दैर्ध्य जो आपकी तरंगे है, वो उतना ज्यादा देर तक क्या करेगी, गमन कर सकती, उतनी दूरी तक। और जितना कम तरंग दैर्ध्य उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा। कम तरंग दैर्ध्य का मतलब फिर यही हो जाएगी। आई बात समझ में। तो जब इतनी फ्रीक्वेंसी यहां पे आ रही है आपकी बहुत जल्दी जल्दी, तो तरंग दैर्ध्य कम हो गया, लेकिन ये क्या करेगी, बहुत ज्यादा दूर तक के ट्रेवल नहीं कर पाएगी। तो लंबी दूरी की लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तरंग दैर्ध्य हमेशा ज्यादा होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी कम। एक दोनों के क्या होते हैं ये लोग, व्युत्क्रमानुपात। अब सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोवेव्स की। देखो वेवलेंथ जो होगी वो आपकी इसकी ज्यादा होगी ना, किसकी ज्यादा होगी, वेवलेंथ। दो चीजें मैंने आपको बताया। देखिए जो वेवलेंथ होती है वो क्या थी आपकी, ये दूरी, है ना, और इसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या थी आपकी, जितनी बार ये बार बार कंपन हो रहे हैं, इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी ये भी हो सकती है, मतलब जितनी आगे तक जाए। तो यहां पे जब भी आप वेवलेंथ की बात करोगे तो सबसे कम होती है गामा रेज की, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेडियो वेव्स की। इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी। सेकंड पोर्शन एनर्जी की अगर हम बात करें, तो एनर्जी किसमें सबसे ज्यादा होगी, गामा रेज में। क्यों, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी 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 वर्क कर रही हो, बहुत स्पीड से क्या करती है, ये कंपन करने का काम करती है। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा। ये आपको दोनों एरो जो दिख रहे हैं आपके नोट्स में, ये एरो मिल जाएंगे, कि इसमें क्या होता है कि भाई आपका ये वाला जो पोर्शन है वेवलेंथ का, यहां सर्वाधिक होगा और लास्ट तक जाते जाते कम होने लगेगा। फिर यहां पे देखेंगे कि एनर्जी वाला पोर्शन बीच से कम होगा, फिर इधर पे ज्यादा होने लगेगा। ठीक है, दोनों तरफ से, यहां पे भी बीच में ये भी ज्यादा ही होगा गामा रेज का, बीच में मिडिल पार्ट में कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप एनर्जी और वेवलेंथ का कंसेप्ट समझ सकते हो। आपको जो समझने लायक है ना, तीन चीजें पढ़नी है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए रेडियो वेव्स, जिससे आपका क्या होता है, कम्युनिकेशन स्टेबल होगा। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव मतलब ये वो माइक्रोवेव नहीं जिसमें आप पिज्जा बनाते हैं, है ना, ये माइक्रोवेव जो माइक्रो अवरक्त तरंगे हैं आपके, सॉरी माइक्रोवेव्स ही बोलते हैं इनको। फिर उसके बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड जो अवरक्त तरंगे, ये तीनों तरंगों को आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा यही यूज होने वाली है। फिर अल्ट्रा वायलेट, वायलेट जो रेज होती है, एक्स रेज और गामा रेज, इनका उपयोग आप चिकित्सीय पद्धति में करते हैं, और अन्य इनके उपयोग करते हैं आप किसी उपचार करने में, या फिर किसी प्रोसेस में कि भाई आपको प्रिंटिंग वगैरह में करना है, तो वहां पे आप इनका उपयोग करते हैं। बट इतनी जो चीजें हैं तीनों को, ये तीनों को आपको पढ़ना है आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड। सबसे पहला जो आपका मोड आता है, माइक्रोवेव तरंगे। माइक्रोवेव तरंगे क्या होती है, देखिए विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है माइक्रोवेव तरंगों को। माइक्रोवेव तरंगे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, ये हमने पढ़ा भी स्पेक्ट्रम में। अरे ये जो स्पेक्ट्रम था तो आपने इसमें देखा ना, ये माइक्रोवेव है आपकी, पढ़ा ना हमने माइक्रोवेव। तो ये इस स्पेक्ट्रम में आपको कितनी देखे थे, 3 और 3 6 और एक ये वाली बीच वाली विजुअल। तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय क्या थी, तरंगे थी। इनकी आवृत्ति आपको पता होना चाहिए, एमपीपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि इसकी आवृत्ति कितनी है। वहां क्वेश्चन आपसे इस लिमिट में नहीं दिया था, ये लिमिट आपको याद रखनी चाहिए, उन्होंने एक सर्टेन लिमिट दे दी,
और बोला कि इस लिमिट में आप बता दो इनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है। 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से आपको एक ऑप्शन लगाना था कि भाई माइक्रोवेव जो है उसकी आवृत्ति इतनी है। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है कि इस रेंज में होगी 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज, ये इसकी रेंज होती है माइक्रोवेव की आवृत्ति की। जहां पे तरंग दैर्घ्य की हम बात करें, तरंग दैर्घ्य 1 मिलीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है। 1 मिलीमीटर बहुत छोटी इकाई है, छोटी दूरी हो सकती है, लैम्डा की वैल्यू बहुत कम, और 30 सेंटीमीटर वैल्यू बहुत ज्यादा। इस तरह से इसकी तरंग दैर्घ्य क्या हो सकती है, कम और ज्यादा दोनों आपको पता चले। माइक्रोवेव के अनुप्रयोग कहां होते हैं? देखिए ये भी रेडियो तरंगों के समान ही है। इनका उपयोग करेंगे आप संचार में, रेडियो खगोल में, विज्ञान में, सुदूर संवेदन में और रडार में। इतनी सारी चीजों में क्या करते हैं आप इसका उपयोग कर लेते हैं। अगली हम बात करते हैं रेडियो तरंगों की। देखिए रेडियो तरंगों का कहां उपयोग होने वाला है और क्या क्या होती है रेडियो तरंगें। सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य किसकी थी? अभी जब हमने ये वाला देखा डायग्राम स्पेक्ट्रम में, सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य किसकी थी? रेडियो वेव्स की। दिख रहा है आपको? तो ये रेडियो वेव्स की सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य, इसका मतलब सबसे दूर तक कौन जाएगी? रेडियो तरंगे, है ना? वेरी गुड। देखिए सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये लंबी दूरी तक के संचार के लिए ये प्रयोग की जाती है। इसमें देखिए इसकी जो तीव्रता है वो कितनी है, मतलब इसकी जो आवृत्ति है वो कितनी है। फिर आवृत्ति आपको याद रखना है कि 3 किलोहर्ट्ज से लेके कितनी हो जाती है? 300 गीगाहर्ट्ज तक की। मतलब ये इसको 300 गीगाहर्ट्ज से 3 किलोहर्ट्ज तक आप इसको देख सकते हो, अप टू द रेंज। ये जो रेंज है ये आपको याद रखनी है कि भाई इतने रेंज की इसकी होती है वैल्यू। फिर वेवलेंथ आपको पता है कि इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो 1 mm से लेके 100 किलोमीटर तक हो सकता है। 1 mm से 100 किलोमीटर तक हो सकता है। आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा इसका। 50 किलोमीटर में ये देखिए, ये बोला पूरा उसने डिस्टेंस कि भाई अप टू द 100 किलोमीटर इसकी यहाँ पे तरंग है। इतनी लंबी ये क्या हो रही है, आपकी वेव्स हो रही है। नेक्स्ट, अब देखिए रेडियो तरंगें जो होती है वो किसी भी भौतिक बाधा को पार कर जाती है। आपको पता है कि ऑब्स्टिक्स आए, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर आपके पास ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल का मतलब कि कोई बड़ी सी दीवार बनी है, आपने बड़ी दीवार बना के रखी है, या फिर कोई ऐसा ऑब्स्टिकल बना दिया कि कोई पर्वत पहाड़ है, उसके पीछे कोई गांव है ना? तो ऐसा तो थोड़ी होगा वहां पे कि भाई जो रेडियो वेव्स आ रही है वो सिर्फ पर्वत तक के रुक जाएंगी, या पर्वत के किसी मिडिल पार्ट तक गई और उसके बाद नहीं जा पा रही। ऐसा होता है क्या? नहीं होगा। ये उस बाधा को पार कर जाएंगे और जब तक इनकी रेंज होगी, जहां तक इनका संचरण संभव हो सकता है, वहां तक ये संचालित। इसका उपयोग कहां कहां करते हैं वो देखिए आप। इनका उपयोग होता है रेडियो में। आप जो रेडियो यूज करते हैं घरों में, आप देखिए यहां बैठे हो, है ना, भोपाल में, लेकिन दिल्ली का प्रोग्राम आप कैसे सुन पा रहे हो? या दिल्ली का नहीं, आपने बीबीसी लगा दिया, है ना? तो लंदन से कैसे आप प्रोग्राम सुन पा रहे हो? उसके पीछे क्या रीजन है कि भाई आपकी जो वेव्स है वो गमन कर रही है उस लेवल। रेडियो में, वाईफाई में भी आप इसका उपयोग करते हो। उपग्रह और रडार में डेटा संचारित करने के लिए भी यह तरंगे उपयोगी होती है। यहां बात करें तो ये देखिए आप, रेडियो फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी होती है और हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत सारी आपने सुना है ना कि लो फ्रीक्वेंसी पे वर्क करती है। लो फ्रीक्वेंसी पे आपके छोटे छोटे मोबाइल फोन वगैरह जो थे ना, मोबाइल फोन बोल रहे हो, आईपॉड वगैरह, वो सब वर्क करते थे। छोटे टावर आपने लगा दिए। इसके बाद बड़ा जो कम्युनिकेशन होता है, लाइक रेडियो आपका है, सेटअप बॉक्स आपका है, मोबाइल फोन, है ना, ये सब किस पे काम करते हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी। हाँ, रडार क्या होता है? देखो रडार का मतलब होता है कि नेविगेशन के लिए एक पाथ होता है ना। इसमें आप क्या करोगे कि जैसे ये देखिए, आपने ये सुना है पनडुब्बियां होती हैं, वो लोग जाती हैं, है ना, अंदर। तो रडार का मतलब होता है कि कितने रेंज तक का वो एरिया कवर कर पा रही है, कितना देख पा रहे हैं। मतलब हम उसको देखते हैं कि भाई गमन करने के लिए एक प्रॉपर वो चाहिए, हमें बस पाथ चाहिए, है ना। अब हमें तो नहीं पता कि अंदर कैसे रोड बनी, क्या बनी है। तो रडार के माध्यम से वो अपना पथ देख सकते हैं, और रडार में ये पता चल जाएगा कि हमारे इस क्षेत्र में कोई और ऑब्स्टिकल तो नहीं आ रहा है, या कोई और पनडुब्बी तो नहीं आ रही, कोई सबमरीन तो नहीं आ रही। वो सारी चीजें रडार जो टेक्नोलॉजी होती है वो इसमें भी, और एरोप्लेन को भी, जो आप मतलब जाते हो ना, एरोप्लेन कम्युनिकेशन में भी काम आता है। ठीक है, आप लोग बोलते भी हो ना कि तू मेरी रडार में है, आजकल बोलते हैं ना अपने दोस्तों को कि तू मेरे रडार से बच के रहना, मतलब तुम मेरे क्षेत्र में हो, तुम में नजर है हमारी। वो भी आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि रडार में रखना नहीं। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद देखिए जो ये तरंगे हैं, इनके ऊपर कंसेप्ट और देख लेते हैं। 1860 में, 1860 में ये जितनी तरंगे आप पढ़ रहे हो, इन तरंगों के बारे में क्लार्क मैक्सवेल ने बताया था। ये बात आपको पहले मैंने बता दिया। फिर हेनरी हर्ट्ज ने क्या किया, इसका उपयोग कर लिया कि भाई इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तरंग के बारे में तो हमें पता चल गया, लेकिन तरंग का क्या करेंगे?
आप बताओ, हमें तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में पता चल गया, लेकिन हम उसको पढ़ ही नहीं पा रहे, तो क्या मतलब होगा ना। आपके पास कोई कला है लेकिन आप उसको निखार नहीं पा रहे हो, तो ऐसी कला का क्या फायदा जो प्रदर्शन के योग्य ना हो, जो प्रदर्शन के काम ना है। उसी तरह हेनरी हर्ट्ज के इस प्रयोग को लिया और 1887 में तरंगों का उपयोग करना इन्होंने चालू कर दिया। फिर एक और भाई साहब आए आपके, मार्कोनी। मार्कोनी भाई साहब आए, इन्होंने और अच्छा काम किया। इन्होंने क्या किया, इन्हीं तरंगों को ट्रांसमिट कर दिया और रेडियो ट्रांसमीटर बना दिया। ठीक है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी ने। मार्कोनी ना। तो ये तरंगों की कहानी समझ में आ रही है आपको। अगर तरंगों के बारे में मैक्सवेल भाई नहीं पता लगाते, तो आपके जो हेनरी हर्ट्ज भाई साहब थे, वो कैसे समझ पाते कि भाई इनका उपयोग करना है। और इनका उपयोग करना जब इन्होंने बता दिया, तो फिर मार्कोनी को ये समझ में आ गया कि चलो ठीक है, अब इसका उपयोग हम ट्रांसमीटर के लिए कर लेते हैं, कि इनको ट्रांसमिट कैसे करें। इतना इसमें काम हो जाता है। बात करते हैं अवरक्त तरंगे की। अब अवरक्त तरंगे या फिर इंफ्रारेड रेस। देखिए, अवरक्त तरंगे या इंफ्रारेड रेस क्या होती है। अवरक्त तरंगे छोटी दूरी के संचार के लिए उपयोग की जाती है। ये उच्च आवृत्ति की तरंगे होती है। उच्च आवृत्ति की तरंगे मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, हाई। फ्रीक्वेंसी शुड बी हाई। वेवलेंथ कैसी हो जाएगी, वेवलेंथ कम। वेवलेंथ कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। अब देखिए, इसकी खोज किसने की थी, विलियम हर्शल ने। विलियम हर्शल ने अवरक्त किरणें जो थी इनकी खोज की है। ये तरंगे कैसी होती हैं, ये तरंगे ठोस जैसी दीवार जो होती है, आदि को आर पार नहीं कर सकती। ये जो तरंगे आएगी अवरक्त तरंगे, आपने देखा होगा लेजर बीम खेलते हैं आप लोग, बचपन में आप लोगों ने लेजर लाइट खरीदा होगा। लाइट खरीदे थे, ग्रीन रेड आते थे, वो अपने दोस्तों को ऐसे मारने के लिए कि ठीक है भाई, हम बता रहे हैं आपके यहाँ पे जाएगी गोली, यहाँ लगेगी। तो वो बीम्स, या तो आप देखते हो ना कि जो सोल्जर्स होते हैं वो भी अपने गन के सामने लगे रहते हैं किरणें, वो क्या करती है, ऑब्स्टिकल क्रॉस कर पाती है क्या, नहीं। जहां तक कोई पथ में अगर बाधा नहीं आ रही, तब तक के वो वर्क कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। लेकिन जैसे ही ऑब्स्टिकल आएगा, उसको क्रॉस नहीं कर पाते। तो इस तरह की तरंगे क्या कहलाती हैं, आपकी अवरक्त तरंगे हैं, जो क्रॉस नहीं कर पाएगी किसी बाधा को। इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो मैंने आपको पहले ही बताया इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी। 300 गीगाहर्ट्ज से लेके 400 टेराहर्ट्ज तक। 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक के आपके क्या होगी, इनकी फ्रीक्वेंसी होगी। इनका जो उपयोग किया जाता है टीवी के रिमोट में। आपने देखा ना टीवी का रिमोट, आप लोग अपने भाई के साथ अगर लड़ रहे हो कि भाई छोटा भीम मुझे नहीं देखना है, उसने कह दिया भाई छोटा भीम तो देखना है, आप बोलो शकला बूम बूम देखना है ना। अब शकला बूम बूम देखना है या फिर छोटा भीम देखना है या पापा का मैच देखना है, इन तीनों के बीच क्या है आपके, रिमोट। रिमोट होता है। अब रिमोट जिसके पास वही सिकंदर। लेकिन उसके बाद भी एक और कहानी होती है। रिमोट के बाद आपका छोटा भाई खड़ा हो जाएगा जहां पे क्या सिग्नल होता है, जैसे ये सिग्नल आ रहा है मैं खड़ा हो गया यहाँ पे, चला लो अभी। मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा यूनिट 9, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। आपने कहा नहीं सर इसको हटाओ, हमें पठान देखनी है ना, क्लास क्लास करते हैं आज खत्म, मतलब इजीली हम क्या करते हैं, मूवी देखते हैं। तो वो जो काम होगा आपका, वो कैसे रुक जाता है, क्योंकि उसके बीच में आप ऑब्स्टिकल के रूप में आ जाते हो। आपका छोटा भाई जो है वो रिमोट भी नहीं देगा, ना आपको देखने देगा ना वो देखेगा। उतने में आपके पापा आएंगे, बोलेंगे दोनों हटो मैच देखेंगे, है ना। तो ये काम होता है। ये समझ में आया आपको, अवरक्त किरणें क्या होती हैं। और वायरलेस स्पीकर, वायरलेस स्पीकर्स में भी ये काम आता है। वायरलेस जो स्पीकर होते हैं उनमें भी क्या होता है, आपने यूज किया मतलब बोलने के लिए, लेकिन बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ गया तो ध्वनि तरंगे नहीं जा पाती और ये वर्क नहीं करती। तो ये तीनों तरंगे थी, ये सबको समझ में आ गया है प्रॉपर, आया। आप लोग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन वाले भी समझ लेंगे, दोनों मिलकर चला लेंगे। देखो अभी तक जो आपने यहां तक संचार पढ़ा, मतलब तरंगों से लेके, मैं उसको बता देता हूं, कंक्लूड करते हैं 2 मिनट में। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि संचार किस माध्यम से होता है। हमने ये टॉपिक को अभी जो अगले टॉपिक में हम फॉरवर्ड होंगे उससे पहले ही समझ लिया है, वो उसी का अंश है। लेकिन हमें ये पता है कि भाई कहाँ क्या चीजें देखनी थी। आपको सबसे पहले ये जानना था कि हम जो बात कर रहे हैं मोबाइल फोन में या हम कंप्यूटर में मैसेज को जो प्रदान कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, वो किस तरह से जाता था या किस मोड पे जाता था। आपको समझ में आया कि यार ये सारा गमन कैसे होगा, तरंगों के माध्यम से। कम्युनिकेशन कैसे होगा, आईसीटी में तरंगों के माध्यम से, जो वायरलेस कनेक्शन था। इसी तरंगों के माध्यम में होगा तो कौन सी तरंगे होंगी, आपको पता चला विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे होंगी तो विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कितने प्रकार की, कौन कौन सी कहां कहां यूज हो रही थी। आपने सबसे पहले देखा था कि रेडियो वेव्स कौन सी है, माइक्रोवेव कौन सी और इंफ्रारेड वेव्स कौन सी। इन तीनों वेव्स के बारे में आपने जाना, इनकी एप्लीकेशंस को समझा कि कहां कहां यूज हो रही है, इनकी आवृत्तियों को समझा कि किस आवृत्ति की जो तरंगे होती हैं वो इनके अंतर्गत आती हैं। कि रेडियो वेव्स की आवृत्ति आपने देखा था कम थी और दूसरी चीजें इसमें ज्यादा थी, मतलब इसकी वेवलेंथ ज्यादा थी। फिर आपने देखा कि भाई जो हमारा माइक्रोवेव था,
इसकी जो आवृत्ति थी, फ्रीक्वेंसी, वो थोड़ी सी ज्यादा थी, किससे? हमारी रेडियो वेव से। लेकिन इसकी जो वेवलेंथ हो जाएगी वो रेडियो वेव के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आपने पढ़ा था इंफ्रारेड। इसकी क्या हो जाएगी? आवृत्ति बहुत हाई और वेवलेंथ बहुत कम, है ना। तो तीनों चीजें आपको समझ में आ गई। तीनों के फॉर्म में आपने देखा कि भाई इनका उपयोग अलग अलग जगह होता है। आपका जब ब्रॉडर लेवल पे कम्युनिकेशन स्टेबल करना है तो आपको रेडियो वेव्स की जरूरत पड़ेगी। आपको छोटे रूप में अगर वहां पे कम्युनिकेशन स्टेबल करना, माइक्रोवेव्स की जरूरत पड़ेगी। अवरक्त जो किरणें थी आपकी, इंफ्रारेड किरणें, उनका उपयोग कहां करते थे आप? बहुत छोटे फॉर्म में, जो आपको मैंने शकला का बूम वाला एग्जाम्पल बताया। तो इस तरह से आप सारी चीजों को बैलेंस कर सकते थे। अब आपको तरंगे समझ में आई। इसी के पहले आपने एक और चीज समझ लिए थे तीनों की, भाई प्रोपोगेशन क्या होता है, किस तरह से संचार हो रहा था। तो संचार वहां समझ लिए, तरंगे आपने यहां समझ लिए। दोनों चीजों से यह पता चल गया कि कम्युनिकेशन कैसे बनता है आपका। अब जो अगला टॉपिक है आपका, उसमें देखना है हमको संचार की प्रणालियों को, कि भाई कौन कौन से माध्यम से आपका संचार होता है, कितने माध्यम होते हैं संचार के, उन सबको जानेंगे। संचार प्रणाली के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, उन सभी को आपको पढ़ना है। कि भाई क्षमता के आधार पे क्या है, माध्यम के आधार पे क्या है, विस्तार के आधार पे क्या है, सिग्नल के आधार पे क्या है, प्रसारण के आधार पे क्या है, श्रेणियों के आधार पे क्या है, और अनुमति के आधार पे क्या है। आई बात समझ में आपको? देखो, अब इनको मैं पहले बता देता हूं। ये जो है, इस पोर्शन को आप जब कवर कर लेंगे, आपका कम्युनिकेशन लगभग खत्म हो जाएगा। बहुत कम ही चीजें फिर इसके बाद बचती हैं। कुछ थोड़ी बहुत चीजें जो आपने पहले इसके ऐतिहासिक क्रम में देख लिया था, और कुछ बाद की चीजें। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और आ जाएगी, आपको पढ़ना है कंप्यूटर, है ना। तो ये वाला जैसी टॉपिक कंप्लीट होगा, फिर अपन उसको मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे भाई किस तरह से आपको उपयोग करना है ना। यहाँ पे ब्रीफ में आपके सिलेबस में कहीं नहीं दिया गया कि कंप्यूटर कहीं से आएगा। लेकिन आप ये बताइए, जो भी आप कम्युनिकेशन करने वाले हो, वो किसके माध्यम से होगी सबसे ज्यादा? कंप्यूटर या मोबाइल फोन, ये सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ना। चलो देखते हैं। अब देखो, क्षमता के आधार पे संचार की कितनी प्रणालियां होती है, या कौन कौन सी क्षमता होगी। क्षमता मतलब, मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, ब्रॉडबैंड, बैंडविड्थ पढ़ाया था। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ कहां काम आती है? बैंड में आपके घर पे क्या लगा होता है नेट कनेक्शन के लिए? ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हो ना आप लोग। ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड का आपने देखा अलग अलग प्लान होता है। ब्रॉडबैंड, इनके अलग अलग प्लान होते हैं। 30 एमबीपीएस की स्पीड से आप लेते हो, है ना। 50 एमबीपीएस, 100 एमबीपीएस की स्पीड, वो क्या थी आपकी, कि इसकी जो अपर लिमिट थी आपके वेवलेंथ की, वो क्या रहेगी? 100 एमबीपीएस, 30 एमबीपीएस और 50 एमबीपीएस। तो क्षमता हो गई आपकी, क्षमता हुई ना आपकी नेट कनेक्टिविटी की, आपकी डेटा के संचरण की वो हो गई नहीं हो गई? हमने देखा था ना उसको, कि भाई आपके नल में जितना पानी आएगा, जितना उसका टैप खुला होगा। तो ये क्या था आपका? बैंडविड्थ थी। उसी के आधार पे आपका ब्रॉडबैंड हम यहां पढ़ेंगे। इसी में आपको पढ़ना है वॉइस बैंड, और तीसरा आता है आपका बेस बैंड। ये तीनों ही आपके क्या हो जाएंगे? क्षमता के आधार पे जो आपके कम्युनिकेशन को हम बनाने वाले हैं, संचार प्रणाली तंत्र को बनाने वाले हैं, वो आप यहां पे पढ़ने वाले हो। ये वाला पोर्शन अभी आपका रह गया है। दूसरा है माध्यम के आधार पर। माध्यम का आधार मतलब जो पोर्शन हमारा चला आता रहा है, कि भाई या तो तार से हम करेंगे, वायर्ड कनेक्शन, है ना, या फिर वायरलेस कनेक्शन, बेतार कनेक्शन। तो वायर्ड में आपके पास क्या क्या चीजें आ जाती है? जो वायर्ड कनेक्शन होता है, वायर्ड कनेक्शन में आपके यहाँ जितने भी कनेक्शन रहेंगे, कि भाई आपके टेलीफोन किससे जुड़ा है, कौन से केबल से जुड़े हैं। आपको यहाँ पे तीन चीजें पढ़नी है। केबल, आपको केबल पढ़नी, कौन कौन सी केबल आएगी तार युक्त में। आप कोएक्सियल केबल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल केबल पढ़ेंगे, और ट्विस्टेड गाइड केबल, है ना। तो तीन केबल आपको यहाँ पे पढ़नी है, कि भाई कौन कौन से वायरों के आधार पे हम तार युक्त संचार को चला रहे हैं। दूसरा आता है आपका बेतार संचार। देखिए बेतार संचार क्या होता है? वायरलेस कनेक्शन। तार संचार होता है, ये हमेशा क्या होता है, इसका माध्यम नियत होता है। हम इसको गाइड करके पहुंचाते हैं कि यार यहां से ना सिर्फ यहीं जाके बात करना। जैसे आपने अपने दोस्त से बात की, तो अपने दोस्त को क्या बोला कि भाई यहां से आप जाना, और मेरी जो फ्रेंड है सिर्फ इससे ही बात करना। ऐसे नहीं कि बीच में कोई और दूसरी फ्रेंड मिल गई उससे बात करना, नहीं। ऐसा होता है ना। जैसे कोई बंदा है, उसको भाई अपनी बंदी से बात करना है, तो डायरेक्ट बोलेगा ना कि यार उसी से बात करना। ऐसा तो नहीं कि मैसेज पास ऑन करके बताएगा, चार लोगों को और बताने वाला, फिर 5 तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे आपके पास दो चीजें आ जाती। ये कैसा कम्युनिकेशन है? गाइडेड। इसका मतलब इसको गाइड किया गया कि भाई ये जो लेटर है वो यहीं जाना चाहिए, या ये जो बात है मैसेज सिर्फ यहीं तक जाना चाहिए। अब दूसरा होता है बेतार। बेतार का मतलब जहां पे आपको गाइड नहीं करना है। अब वो मैसेज जाएगा तो वहीं रिसीवर को, लेकिन हो सकता है कि इसकी जगह किसी और को डिलीवर हो जाए, तब तो आपकी लाइफ चौपट हो जाएगी, होगी ना। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है आपको, कि भाई ये वाला जो आपका कम्युनिकेशन होता है गाइडेड, और ये होता है क्या?
अनगाइडेड है ना, एमएस गाइडेड बोल सकते हैं आप उसको। तो इसमें बेतार में अब जो वायरलेस कनेक्शन होता है, क्या क्या आप पढ़ोगे। आपने सबसे पहले एक डिवाइस पढ़े थे, जो इनिशियल लेवल पे हम देखेंगे। आपके मोबाइल फोन में आपको जब भी डेटा ट्रांसफर करना होता था, आपके पास नेट का भी कनेक्शन नहीं था, ना जियो आया था, तब आप लोग क्या करते थे, आपके पास ब्लूटूथ था। वेरी गुड, ब्लूटूथ था। तो ब्लूटूथ से आप क्या करते थे, अपने दोस्तों के साथ फाइल को शेयर करते थे। यार वो फोटो जो आई है ना, आपने बोला पापा के फोन में अच्छा फोन था, उससे आपने फोटो ली और आपके फोन में डालना, तो बोला पापा ब्लूटूथ से ना हमें सेंड कर दीजिए, या अपने दोस्त से कहा कि आप ब्लूटूथ से क्या कर दीजिए, सेंड कर दीजिए। उसमें टाइम लगता था फाइल ट्रांसफर में, लेकिन वो बहुत अच्छा माध्यम था जब तक कि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। उसके बाद आपने देखा और कौन से कनेक्शन होते हैं। अब जब हमारे पास नेटवर्क आ गया प्रॉपर, तो आपके पास है वाईफाई। आप अपने दोस्त को बोलते हो यार हमारा रिचार्ज नहीं हुआ है, आप क्या करिए अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए, हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए गर्म स्थान, और उससे हमें वाईफाई में कनेक्ट कर लीजिए। होता है, ये भी एक कम्युनिकेशन की टेक्निक है। ये कैसे कम्युनिकेशन बन रहा है, कैसे कनेक्शन बन रहा है, आप वायरलेस कनेक्शन बना रहे हो, है ना, जैसे आप सभी लोग करते हो, कोचिंग का पासवर्ड लेके सब वाईफाई चला रहे हो प्रॉपर तरीके से, कि भाई सर हाँ यहाँ का जो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है, इसका लाभ हम भी लेना चाहते हैं। फिर वाईफाई आपने पढ़ लिया। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, लाईफाई। लाईफाई, लाइट फिडेलिटी, उसको हम पढ़ेंगे क्लास। ये जो होता है, ये भी ऑप्टिक्स के काम में, मतलब जो ऑप्टिक्स होती है ना आपके, वेव ऑप्टिक्स, उस पर ये वर्क करता है। वेव ऑप्टिक्स के कंसेप्ट पे लाईफाई काम करेगा, मतलब लाइट से आप क्या करेंगे, कम्युनिकेशन पहुंचाएंगे। जहां तक लाइट का प्रकाश जा रहा होगा, वहां तक आपका क्या हो जाएगा, हर जगह पे नेट की कनेक्टिविटी आ जाएगी। इसी के अंतर्गत कुछ प्रोडक्ट भी देखेंगे हम, कुछ इनिशिएटिव किए गए हैं, है ना, एंटरप्रेन्योर के द्वारा। और क्या आ जाता है आपका, वाईफाई आपने पढ़ लिया, लाईफाई आपने पढ़ लिया, ब्लूटूथ आपका हो गया, है ना। इस तरह की और बेतार तकनीकें हैं जिनको आपको इसमें पढ़ना है। बहुत सारी ऐसी तकनीकें आती हैं जिनको आपको बेतार फॉर्म में पढ़ना है। अगला आ जाएगा आपका विस्तार के आधार पे। देखिए विस्तार का आधार का मतलब क्या होता है, कि आप जो भी कनेक्शन बना रहे हो, वो कनेक्शन का विस्तार किस एरिया तक है। तो इस चीज में ये वाला टॉपिक आप पढ़ चुके हो विस्तार के आधार पे, जहां आपने पढ़ा था लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसके अंतर्गत आपने क्या क्या देख लिया था, पर्सनल एरिया नेटवर्क देखा था, कि भाई हमारे आसपास का जो नेटवर्क बनेगा, मतलब मेरा खुद का व्यक्तिगत नेटवर्क, है ना, मेरे खुद के नेट कनेक्शन से मेरे घर में जितने 3 कंप्यूटर हैं, 2 लैपटॉप हैं और 4 मोबाइल फोन, ये कनेक्ट होंगे। ये क्या था, पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर आपने देखा था कि अगर मैं इसी को क्या करूं, अपने कॉलोनी में लगा लूं, कॉलोनी एरिया नेटवर्क। इसी को मैं अपने कॉलेज में लगा लूं तो कॉलेज एरिया नेटवर्क। ये सारा होता था। इसकी आपने कुछ रेंज देखे थे। इसकी रेंज क्या होती थी, अप टू 1 किलोमीटर और बिलो द 1 किलोमीटर, ठीक है, अप टू 1 किलोमीटर। इतना बड़ा कभी कोई नेटवर्क नहीं बनाता, छोटा सा बनाते हैं हम कि हमारे घर के आसपास ही चीजें हो जाए। फिर आपने पढ़ा था मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखिए मेन का मतलब होता है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में आपको क्या करना था, एक पूरे शहर में जितने लेन लगे थे उन सबको आपको कनेक्ट किया और आपने एक महानगर के रूप में संकल्पना बना दी और उसको आपने बोल दिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आई बात समझ में। तो ये आपका नेटवर्क था। फिर इसके बाहर हम चले गए कि हमने सोचा कि हमारे घर का जो नेटवर्क है, हमारे मोहल्ले का नेटवर्क है और हमारे शहर या गांव का नेटवर्क, ये क्यों ना बाकी सभी से जुड़े, सारे विश्व से कनेक्ट हो। इसके लिए आपने लाया वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको आपने कहा वैन। वैन था वाइड एरिया नेटवर्क, आप लोग पढ़ चुके हो उसको। वाइड एरिया नेटवर्क में आपने क्या किया, अब आपके घर शहर को छोड़ के आपने राज्यों, अपने जो देशों, मतलब इंटर स्टेट, इंटर कंट्री और इंटर कॉन्टिनेंट, इंटर कॉन्टिनेंट का मतलब महाद्वीपों को तक आपने जोड़ दिया। सातों के साथ महाद्वीपों को क्या किया आपने, जोड़ने का काम कर दिया, कि भाई अब सब कनेक्ट हो जाओ और हम आपस में क्या करेंगे, संचार करेंगे। इस तरह के जो नेटवर्क बने थे आपके, आपने देखा था लेन मेन और मेन में। तो ये तीनों को आप पढ़ चुके हो, इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। बाकी जो चीजें नहीं पढ़ी है उसको हम आगे करते चलेंगे। यहाँ बेतार में और 2 चीजें आती है जो मैंने आपको बताना भूल गया। आपको मैंने बताया ब्लूटूथ, वाईफाई, लाईफाई, इस तरह की जो चीजें थी, ये क्या होती थी, शॉर्ट रेंज। रेंज आती है, रेंज का मतलब कि कम दूरी के लिए जो उपयोग किया जाएगा वो शॉर्ट रेंज में। और जो आपके लॉन्ग रेंज का मतलब ज्यादा दूरी के लिए कनेक्शन आप बनाते हो, बेतार, जो आप अभी पढ़ चुके हो। इसमें से एक लॉन्ग रेंज और एक शॉर्ट रेंज। तो लॉन्ग रेंज वाले आप पढ़ चुके हो, कहां पढ़े हो, आपने अभी संचरण देखे, स्काई वेव प्रोपोगेशन, है ना, सरफेस वेव प्रोपोगेशन, और एक आपने क्या पढ़ा, स्पेस वेव प्रोपोगेशन। तीनों चीजें पढ़ी आपने, भू तरंग संचरण, फिर आपने क्या पढ़ा था, आकाश संचरण, आकाश तरंग संचरण, और तीसरा अंतरिक्ष तरंग संचरण। तो वो तीनों के तीनों आपने क्या, जो लॉन्ग रेंज थी उसमें पढ़ लिया है, वो आपको अब यहां नहीं पढ़ना है। आपको जो यहाँ पे पढ़ना है अब शॉर्ट रेंज, और शॉर्ट रेंज में ये सारी चीजें आ जाती है। अगली हम बात करते हैं सिग्नल के आधार पे। ये भी आप पढ़ चुके हो। सिग्नल के आधार पे आप कैसे कम्युनिकेशन बना रहे हो
वो भी आपको देखना था। तो सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं? दो ही, डिजिटल और एनालॉग। यहां से जो मेरी ध्वनि जा रही है वो एनालॉग फॉर्म में आ रही है, मोबाइल फोन में आएगी, जैसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर डिजिटल फॉर्म क्या करेगा, जाके ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसड्यूसर वापस से क्या कर देता है, जिस व्यक्ति को सुनाना होगा मेरी वॉइस, उसको किस फॉर्म में सुना देगा, एनालॉग फॉर्म में। आई बात समझ में आपको? तो ये दोनों चीजें आप पढ़ चुके हो, एनालॉग वाला भी और डिजिटल। ये सिग्नल के आधार पे था कि सिग्नल कैसा है, संचार समझ में आ रहा है आपको धीरे धीरे। उसके बाद प्रसारण के आधार पे, देखिए प्रसारण का आधार मतलब अब ब्रॉडकास्टिंग के आधार पे हम संचार कैसे कर रहे हैं। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब मैंने आपको समझाया था कि एक ही स्थान पर बैठ के हम किसी चीज को अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक साथ यूट्यूब की क्लास को लाखों लोग देख सकते हैं, लेकिन अगर हम यहां बात करें क्लासरूम की ऑफलाइन, तो ऑफलाइन क्लासरूम में 200-400 लोगों को ही मैं एक साथ बैठा के पढ़ा सकता हूं, यही हो सकता है ना। लेकिन मुझे ब्रॉडकास्ट करना है बहुत सारे लोगों को, मास पब्लिक को। तो जब मास को करना होगा तो उसके लिए कुछ तरीके होंगे। तो जो संचार पद्धति में उन तरीकों को हम अपनाएंगे, तो वो तरीके कौन कौन से होंगे वो हमें पता करना है, ये हम अभी पढ़ेंगे। जिसमें आपको देखना है सबसे पहले यूनिकास्ट। यूनिकास्ट मतलब मैं जो भी ब्रॉडकास्ट करूंगा, जो भी प्रसारण करूंगा, केवल एक व्यक्ति विशेष या फिर एक डिवाइस तक के होगा। यूनी मतलब यूनिक होता है, यूनिक होता है ना कोई बंदा, कोई पर्सन। तो उसी तरह से यूनिक क्या होता है, यूनिक ब्रॉडकास्ट करने के लिए हमको यूनिकास्ट मेथड को अपनानी। फिर मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट क्या होता है, मल्टीकास्ट में आप क्या कर रहे हो, एक ही चीज का प्रसारण बहुत सारे लोगों के बीच कर रहे हो। मल्टी मतलब बहु, बहु बहुत सारे लोगों के बीच, तो मल्टीकास्ट हो जाता है। फिर बात करते हैं ब्रॉडकास्ट की। ब्रॉडकास्ट का मतलब ब्रॉडर लेवल पे। अब आपको कुछ चुनिंदा लोगों को नहीं करना, यहां पे आपने केवल एक लोग को चुना, यहां पे कुछ चुनिंदा लोगों को चुन लिया, लेकिन यहां पे आप क्या कर रहे हो, सबको दे रहे हो। किसी के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे, सब बराबर वाला है ना। जीतन राम मांझी याद है आप लोगों को, वो जब पहाड़ तोड़ते थे तो वो क्या कहते थे, पहाड़ तोड़ा उन्होंने आपसे, और पत्रकार पूछना है उनसे भैया क्या चल रहा है, बोले सब बढ़िया है, और बोले देश आजाद हो गया, बढ़िया है। वो आके बोलते हैं अब हम सब बराबर हैं। तो एक गाना उन्होंने गाया था ना, बोला था वो बंदा हैप्पीनेस के साथ कि भाई जात पात का पीछा छूटा, सब बराबर सब बराबर। भाई सुना आप लोगों ने, मूवी नहीं देखी, देखिएगा अच्छी मूवी है माउंटेन मैन मांझी, उसमें है ये बीच में, ठीक है, बहुत बढ़िया है, उसमें डायलॉग बोला उन्होंने। तो श्रेणियों के आधार पे देखिए, आपको जो कम्युनिकेशन देखना है श्रेणी के आधार पे, वो कितने होते हैं। श्रेणी के आधार पे होता है एक श्रेणी क्रम में, मतलब सीरीज में, और दूसरा होता है समांतर क्रम में। इसको आपको पढ़ना है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्या होगा, जो कम्युनिकेशन आपकी लाइक पॉइंट टू पॉइंट थी ना, वो कैसी हो रही थी, सीरियल में, मतलब एक श्रेणी में हो रही थी। और जो कम्युनिकेशन आपकी एक से अलग अलग होगी कि भाई ऐसे आप करके कर रहे हैं, पैरेलल कम्युनिकेशन चल रही है, वो कम्युनिकेशन कैसे होती है, आपके समानांतर क्रम में। अगला आपका आता है अनुमति के आधार पे। अनुमति के आधार पे इसका मतलब आपने ये चीज भी पढ़ ली हो, ये चीज आपने कहां पढ़े थे, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट आपने पढ़ा था, है ना, और ईयरनेट। तो ये सब जो नेट आपने पढ़े थे कि भाई हमने ईयरनेट बनाया, ईयरनेट का मतलब एजुकेशनल नेटवर्क। 1986 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक चैनल बनाया कि जिसमें भारत की सारी जो संस्थाएं थी, शैक्षणिक संस्थाएं, उन शैक्षणिक संस्थाओं को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और एक नेटवर्क तैयार करेंगे। उस नेटवर्क को जो तैयार किया गया था, ये क्या था, प्राइवेट नेटवर्क था उनके बीच में। अनुमति का मतलब हम कितने लोगों को हमारा डेटा एक्सेस करने की अनुमति दे रहे हैं। बात समझ में आ गई? इसको हम देखते हैं मूल रूप से कि भाई इंटरनेट, इंट्रानेट और अलग अलग नाम आते हैं। उसको हम जब इंटरनेट वाला टॉपिक आएगा तो इंटरनेट वाले टॉपिक में बहुत ब्रॉडल तरीके से पढ़ेंगे। बस यहाँ ये बात मान लीजिए आप कि पासवर्ड और आईडी देंगे आप एक्सेस करने के लिए, या तो प्राइवेट नेटवर्क बनाएंगे या फिर पब्लिक नेटवर्क। तो हमें बेसिकली पढ़ना है जो वाला पब्लिक नेटवर्क, सॉरी प्राइवेट नेटवर्क होगा उनको पढ़ना है। ये आई होप आपको समझ में आ गया पूरा कि कम्युनिकेशन के कितने टाइप हैं और किन किन आधारों पे आपको पढ़ना था। कौन कौन सी चीजें आप पढ़ चुके हो ये भी आपको पता चल गया। जो चीजें रह गई है हम उनको इन चैप्टर में फर्दर पढ़ेंगे और सारा कंप्लीट करेंगे। आज देखिए सबसे पहले जो आपको पढ़ना है संचार के माध्यम पे। संचार के माध्यम में कम्युनिकेशन कितने आधार पे होती है, तो आपने दो पढ़ा था, तारयुक्त संचार और दूसरा आपका था बेतारयुक्त संचार। तारयुक्त में आपको तीन चीजें आज पढ़नी है, जिसमें आप देखिए कोएक्सियल वायर, है ना, उसके माध्यम से कैसे संचार हो रहा है। फिर आप देखेंगे ट्विस्टेड पेयर वायर, उसके माध्यम से कैसे संचार हो रहा है। और तीसरा आप देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर पेयर केबल, उसके माध्यम से कैसे संचार हो रहा है। तीनों चीजों को हमें पढ़ना है। बेतार वाला पोर्शन आगे आएगा, जिसमें आपको पता है लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज। लॉन्ग रेंज वाला पोर्शन आप पढ़ चुके हो, शॉर्ट रेंज में हम ब्लूटूथ, वाईफाई, वाईमैक्स ये सब कवर कर लेंगे आगे। देखिए स्टार्ट करते हैं तारयुक्त संचार के माध्यम। तारयुक्त संचार के माध्यम में तीन चीजें आती है आपकी। ट्विस्टेड पेयर केबल, इसको कहा जाता है युग्म तार। ये तार अभी सब आपने देखा हुआ आपके आसपास ही, सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर आपने शायद नहीं देखा होगा, ये दोनों तो देखा है। समाक्षीय केबल, कोएक्सियल बार, और तीसरा होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल।
देखो तार वाला जो भी संचार होता है, गाइडेड संचार इसको कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि गाइडेड कैसे होता है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन विद दिस लाइन, है ना। सिक्योर लाइन होती है, प्राइवेट लाइन होती है ना, आप लोग कहते हो। तो इस लाइन के माध्यम से जो आप संचार करोगे उनको क्या कह देते हैं अपन, गाइडेड तारयुक्त संचार, है ना, वायर्ड कम्युनिकेशन। तीनों वायर का उपयोग करेंगे आप कम्युनिकेशन बनाने के लिए। अब देखो ये कहां कहां उपयोग होता है, पहले आपके टेलीफोन में, आपके ब्रॉडबैंड में, या फिर आपके क्या होता है जो ऑप्टिकल फाइबर पूरी बिछी हुई है उसमें। इन सब में जो कम्युनिकेशन का माध्यम बन रहा है वो यही तीनों है। और ये कैसे वर्क करते हैं, इनकी क्या क्या एप्लीकेशन है, उन सबको हमें जानना है। सबसे पहले बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर की। इनको गाइडेड मीडिया बोलते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया गाइडेड मतलब क्या होता है कि जहां हम पहुंचाएंगे वहीं पहुंचना है। गाइडेड मीडिया, हम अपने जो संचार है उसको अलग नहीं करेंगे। हमको पता है कि जहां जंगल में आदिवासी जो जनसंख्या रह रही है, तो सीधा उनके गांव तक ही हम संचार पहुंचाएं। ऐसा तो नहीं कि पूरे जंगल में हम केबल बिछाएं, नहीं ना, हमें गाइडेड फॉर्म में पहुंचाना है। लेकिन वही मैं क्या करता हूँ, वायरलेस टेक्नोलॉजी बनाता हूँ या फिर सैटेलाइट लगाता हूँ। तो उस सैटेलाइट से तो पूरे जंगल में भी नेटवर्क आएगा, आएगा ना, भले ही उसका यूज हो या ना हो। तो ये गाइडेड आपका क्या हो जाता है, मीडिया। इसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ये वाला जो ट्विस्टेड पेयर वायर था, इसकी खोज की गई थी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। और ये कौन है ग्राहम बेल, क्या बनाया था उन्होंने, ग्राहम बेल कौन थे, इनको कैसे जानते हैं आप? वेरी गुड, किसी ने बोला टेलीफोन। टेलीफोन की खोज किसने की थी, ग्राहम बेल ने, है ना, यही थे। देखिए युग्म तार में क्या होता है, ये तांबे का एक वायर होता है ना। इसके कंडक्टर में इंसुलेटर लगे रहते हैं, लास्ट में क्या होता है, इंसुलेटर लगे होते हैं। ये ट्विस्टेड पेयर वायर है, आपको दिख रहा है, दो वायर है, उनको ट्विस्ट किया गया। ट्विस्ट का मतलब होता है मोड़ देना, ट्विस्ट का मतलब होता है ना मोड़ देना। जैसे मूवी आती है तो मूवी में ट्विस्ट आता है, एक मोड़ आता है ना। हाँ चलो ठीक है, वो बिल्कुल सही, वहीं पहुंचना है बेटा अपन, है ना। तो ये ट्विस्टेड पेयर वायर होता है। अब इसमें देखिए दो तरह के ट्विस्टेड पेयर वायर होते हैं, एक होता है आपका एसटीपी और एक होता है यूटीपी। एसटीपी का मतलब होता है शील्डेड। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि इसके टॉपिक मतलब इसके पॉइंट्स क्या क्या है। ये जो वायर है इसमें एक आउटर जैकेट होता है बाहर, सबसे पहले हर वायर में कवर होता है। उसके अंदर भी ओवरऑल शील्ड लगी होती है, एक शील्ड लगी होती है इसके अंदर। और अंदर में जाएंगे तो आपकी पेयर शील्ड होती है। याद रखिएगा ये पेयर शील्ड है, इसको हम वहां पढ़ने वाले आगे। ये पेयर शील्ड के बाहर आपको जो वायर दिखते हैं, ट्विस्टेड वायर दिखते हैं। अरे आपने वायर कभी काटा होगा, दांत से छीला होगा तो आपको दिखते हैं ना, कली काटा, वेरी गुड। तो कली काटा है तो उस वायर में आपको दिखा होगा कि भाई किस तरह से वायर निकले, लाल वायर, नीला वायर, पीला वायर। ये जो वायर निकलते हैं ये कैसे होते हैं, हाँ लाल वाला, तो ये अलग अलग फॉर्म में आपको मिल जाते हैं। तो ये कलर कोडेड प्लास्टिक वायर्स होते हैं कि लाल वाला अलग कोट का होगा, ब्लू अलग कोट का होगा, ग्रीन अलग कोट का, ये लगे रहते हैं। अब इसमें देखिए दो तरह के ये वायर होते हैं, इनको मेनली देखेंगे कि शील्डेड और नॉन शील्डेड। तो देखिए जो शील्डेड ट्विस्टेड वायर होते हैं एसटीपी, ये ज्यादा सिक्योर्ड होते हैं। इनमें यहाँ पे शील्ड लगी होती है, फॉइल शील्ड इन केबल्स में। और यहाँ पे अनशील्ड ट्विस्टेड वायर में क्या होगा, यहाँ पे कवर नहीं लगा होता, बस इतना सा फर्क आता है। इनका उपयोग कहां कहां करते हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन में सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। टेलीफोन लाइन में इनका प्रयोग किया जाता है। टेलीफोन लाइन में आपको पता है कि लास्ट में एक यहाँ पे एक वो जिप टाइप की लगी रहती है जो हम बस में लगाते हैं ना, पोर्ट में। आपका जो फोन होता है उसके पीछे एक आता है पोर्ट, उस पोर्ट में लगाते हैं तो यहाँ पे तीन चार कलर के वायर दिखते हैं आपको, लाल नीले पीले। कभी आपने वो देखा है जो आपके दूरदर्शन वाले जो भैया आते हैं, बीच में जहां जहां उनके सेटअप बॉक्स लगे रहते हैं वहां बहुत सारे वायर होते हैं, और उन वायरों के गुच्छे में वो खेलते रहते हैं। तो कौन से वायर होते हैं, वो यही रहते हैं आपके ट्विस्टेड पेयर वायर, है ना, ट्विस्टेड वायर होते हैं। ठीक है, इसको देखो अभी। अब बहुत किफायती और बहुत सस्ते होते हैं, ये सुनिए, बहुत किफायती होती, एफिशिएंट होते हैं और बहुत सस्ते। अरे मतलब वो क्या करते हैं, देखो जो कनेक्शन बना ना, उसको कनेक्शन को वहां ठीक करते हैं। जब भी लाइन में आपकी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करते हो, लाइन में दूरभाष केंद्र में अपनी एप्लीकेशन देते हो कि भैया उसको सुधार दो। उसको सुधारने के लिए बेचारा आता है वो छोटी सी पेटी लेके, और बड़ा सा जो एक डब्बा होता है, डब्बे के अंदर बहुत सारे वायर लगे होते हैं। तो सारे कनेक्शन को चेक करता है, उन कनेक्शन को ठीक करता है कि कहाँ पे वायर की प्रॉब्लम आ गई, कहाँ पे वायर चेंज करना। तो जो वायर चेंज करना है वो सारी चीजें कहाँ पे आएगी आपको, ये ट्विस्टेड वायर को ही चेंज किया जाता है। ठीक है, इस कम्युनिकेशन में उसका उपयोग होता है। ये बहुत किफायती होते हैं, एफिशिएंट होते हैं और बहुत सस्ते होते हैं, मतलब आपको नॉमिनल प्राइस में मिल जाएंगे। फॉल्ट की वजह से पूरा नेटवर्क क्या होता है, खराब नहीं होता। वही जो फॉल्ट हुआ था, किफायती का मतलब एफिशिएंट होते हैं, ज्यादा दिन तक चल जाते हैं। देखो फॉल्ट हुआ, कहीं पे खराब हुआ, तो ऐसा नहीं कि भाई आपका जो गांव है पूरा पतालकोट, तो पतालकोट में एक के घर की लैंडलाइन खराब हुई तो सब पूरा कनेक्शन ठप हो गया, नहीं। बाकी जो लोग थे आपके आसपास के, उनके यहाँ सबके यहाँ जाएगी। बादल भोई के यहाँ प्रॉपर लाइट आ रही, प्रॉपर फोन लग रहा है उनके यहाँ, ठीक है। बाकी और दूसरे भोई थे उनके पहचान के, उनके यहाँ नहीं लग रहा। तो ये काम होता रहता है।
फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ट्विस्टेड पेयर वायर की। देखिए इसके एडवांटेज क्या होते हैं, सस्ता है, एफिशिएंट है, आपने अभी पढ़ा, टेलीफोन लाइन में उपयोग होता है, डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करने में उपयोगी है। इसके साथ साथ कम दूरियों के संचरण के लिए क्या करते हैं, हम इसका उपयोग कर लेते हैं। कम दूरी के, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमसे अगर पूछा जाएगा कि जो ट्विस्टेड पेयर वायर होते हैं उनका उपयोग हम कितनी दूरी के लिए कर सकते हैं, कम दूरी के लिए, माध्यम दूरी के लिए, अत्यधिक दूरी के लिए, आपको सीधा सा वहां पे पुट करना है कि भाई कम दूरी के संचार। यहां से कल आपने जो क्वेश्चंस लगाए थे उन क्वेश्चन में यही सब था ना, यहीं से आ रहे थे क्वेश्चन, थ्योरेटिकल फॉर्म में कैसे बनते हैं, आपको इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता है तो आपको क्वेश्चन कैसा भी आ जाए फिर आपको बन जाएगा। एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर है आपका तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, पेपर में कैसा भी पूछ ले वो। इसलिए कंसेप्ट को आप देखते हुए चलो क्या क्या पॉइंट बता रहे हैं। सबसे कम खर्चीला माध्यम है, आपको पता है, सस्ता भी है, एफिशिएंट भी है। अगर हाँ एक मुड़ी जोड़ी पर देखो, अगर एक मुड़ी जोड़ी केबल का हिस्सा टूट जाता है, कोई मुड़ी वाली जोड़ी है, ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड मतलब ऐसे करके होता है, ये ऐसा और ये ऐसा, इसको ये अगर कोई मुड़ी हुई जोड़ी जो है ये टूट जाती है तो पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि जहां खराबी हुई उसको जाके अपन तोड़ दें। आपकी गाड़ी में वायर लगे होते हैं, ठीक है, जहां पे आप गाड़ी को डायरेक्ट करते हो, याद है, गुच्छे होते हैं वायर के वहां पे भी, तो उनको काट के आप क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जो चोर होते हैं ना वो भी ये करते हैं, अगर गाड़ी आपकी लॉक नहीं है तो उसको डायरेक्ट करके और ले जा लेते हैं, तो ये इसका फायदा उनको मिलता है। तो उच्च लागत के जो प्रदर्शन करने में पेयर केबल का वजन कम आता है। देखो उच्च लागत प्रदर्शन करने में इनका जो वजन होता है वो कम आता है क्योंकि बहुत लाइट वेटेड होते हैं। इसके अलावा ट्विस्टेड पेयर केबल कनेक्ट करना भी आसान होता है। इनको कनेक्ट करना कितना आसान है, आपके घर पे जो लैंडलाइन का पोर्ट आता है वो लैंडलाइन का पोर्ट आप सीधे लगा देते हो, आपके फोन में डायलर होता है, कॉल डायलर होता है आपका, जिसमें नंबर डले होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टेलीफोन। उस टेलीफोन में आप सीधा सीधा क्या कर देते हो, पीछे पोर्ट लगा देते हो। ये डेटा केबल वॉइस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। जो आपके डेटा केबल आते हैं जिससे आप डेटा ट्रांसफर भी करते हो ना, डेटा, ये भी तो आपके डेटा केबल है जो आपके ब्रॉडबैंड में लगे होते हैं, इनसे और वॉइस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इतनी बातें समझ में आई इसके एडवांटेजेस में। ये थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा, कि इसको देखना है आपको कि टू द पॉइंट क्या क्या करना है। सस्ते हैं, अच्छे हैं, डिजिटल सिग्नल को ये कन्वर्ट कर पा रहे हैं। उसके अलावा जब संचरण में कहीं पे रुकावट आ रही है तो सिर्फ उसको ठीक करेंगे उतने हिस्से को, और बाकी पूरा नेटवर्क आपका बना रहेगा, नेटवर्क पूरा खराब नहीं होगा। फिर अब डिसएडवांटेज क्या है, तो सबसे पहले तो डिसएडवांटेज क्या होगा, आपने पढ़ लिया कि भाई कम दूरी के संचार के लिए अच्छा है, मतलब ज्यादा दूर के लिए संचार के लिए बेकार है, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा, सबसे बहुत प्रभावी तरीके से सिग्नल का विरूपण कर देता है, मतलब इसमें क्या होता है, एंटोनेशन आता है, सिग्नल जो होते हैं ना वो ब्रेक होते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है, सिग्नल क्षीण होते हैं। क्षीण का मतलब होता है हास होना एक तरह से। फिर ये क्या करते हैं, 10 बेस टी पर काम करते हैं, मतलब जो बेस होता है ना, टी बैंड होते हैं, अलग अलग बैंड पे काम करते हैं, बेस बैंड, यू बैंड, के बैंड, सी बैंड, तो उस तरह बेस जो 10 बेस टी होता है उस पर ये काम करते हैं, और 100 मीटर की दूरी से लेके 10 एमबीपीएस तक का ये जो चार्ज होता है उसको समर्पित करते हैं। मतलब इसकी जो स्पीड होती है 10 एमबीपीएस की हो जाती है। एमबीपीएस की जो स्पीड आती है ना आपकी, आपने जो संचार लेते हैं आप लोग, बैंडविड्थ, बैंडविड्थ का कम उपयोग कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि जितना ज्यादा उसका बैंडविड्थ रहेगा उतना ज्यादा डेटा का क्या संचरण होगा। इनकी बैंडविड्थ कैसी होगी, कम होगी, तभी तो हल्के हैं ये, हल्के हैं ना, इजीली आपको फ्रीक्वेंटली यूज कर पा रहे हैं। इनकी बैंडविड्थ बहुत कम होती है। खराब सुरक्षा प्रदान करते हैं, देखिए सुरक्षित नहीं होते। आपने एक मूवी देखी होगी दूल्हे राजा, है ना, उस मूवी में जो गोविंदा थे उनके यहाँ पे एक काम करने वाला होता था भाई होटल में, जॉनी लीवर। और जॉनी लीवर क्या करता था, उनके सामने एक 5 स्टार होटल थी, उस 5 स्टार होटल में जो व्यक्ति फोन पे बात कर रहा होता था ना उसके यहाँ पे पहली सुन लेता था वो, कान लगा के। देखा आपने सिग्नल पे चढ़ के ऊपर, याद आई होगी आपको, ढाबे वाली मूवी थी, गोविंदा ढाबा चलाता था, उसके सामने एक 5 स्टार होटल। तो उस होटल में क्या करते थे, जॉनी लीवर वो सिग्नल पे चढ़ के पहली सुन ले रहा कि कौन आने वाला है। अब बोले उनके यहाँ रेड होने वाली है, नहीं भी आ रही थी, इनने बोल दिया रेड हो रही है, पूरा पैसा बाहर आ गया, उनने गायब कर लिया। इसका मतलब ये सुरक्षित नहीं था। अगर सुरक्षित होता, सिक्योर होता तो कहीं से भी कुछ हो जाता क्या, कि उन्हीं की लाइन काट के उन्हीं को फोन कर रहे हैं, नहीं होता ना। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। फिर उसके बाद कम स्थायित्व होता है, इसमें स्थायित्व कम होता है, नियत रूप से बनाए रखा जाना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए स्थायित्व रूप से कम कैसे, कि आपको स्टेबल रह पाना बहुत लंबे टाइम के लिए सस्टेनेबल नहीं होगा, आपको इसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। इसलिए बहुत बार क्या होता है ना, आपने देखा कि यार लैंडलाइन की पूरी लाइन सुधर रही है, जब आप लोग के घर पे लैंडलाइन थे उस समय बोले जाता था यार लाइन सुधर रही, 2 दिन फोन बंद रहेगा। ऐसा सुना आप लोगों ने, सुना तो तब होगा ना जब अपने घर में फोन होगा, है ना, मोहल्ले में, मतलब है आप सबके घर में फोन था, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, उसको अदरवाइज मत कीजिएगा, बट ऐसा होता था। इसके बाद हम देखते हैं
विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरफेरेंस था, इसके लिए भी अति संवेदनशील। कैसे अति संवेदनशील? कि आपने क्या किया, कोई ऐसी डिवाइस रखी इसके पास, टेलीफोन के पास, जिसमें भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो है वो कन्वर्जन हो रहा है उसका, या तो उसका ट्रांसमिशन हो रहा है। आपकी जो वॉइस कॉलिंग की क्वालिटी होती थी वो खराब हो जाती थी। आपके वहां पे भर भर साउंड आता था, कभी देखा आपने? जैसे मैंने आपको बताया टीवी के पास जाके आप मोबाइल फोन चलाओ तो जैसे आता है उसी तरह की प्रॉब्लम इसमें। तो ये यहाँ पे हाँ, जो भर भर साउंड होता था, ये सबसे ज्यादा उपयोगी करता था, मतलब बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता था। इस तरह से ये जो ट्विस्टेड पेयर वायर है काम करते थे केबल। आई बात समझ में? इसके एडवांटेजेस भी डिसएडवांटेजेस भी। सेकंड आता है आपका समाक्षीय। समाक्षीय कोएक्सियल केबल वायर। सम अक्षीय का मतलब क्या होता है? एक ही अक्ष के परितः। सम अक्षीय। कोएक्सियल, एक्सियल मतलब क्या होता है? एक्सेस, है ना, एक्सेस के थ्रू। ये जो एक्सेस था, इसके परितः जो वायर आपका है वो उसको क्या बोल दिया आपने? समाक्षीय। ये भी इसके पैरेलल चल रहा है, इसके पैरेलल चल रहा है, अलग अलग लेयर्स में। देखिए इसमें क्या होता है, कॉपर वायर लगा होता है तांबे। आपने अपने घरों में पहले डिस्क चलते थे केबल वाला, याद है? केबल का कनेक्शन हम लेते थे, ब्लैक कलर का जो वायर आता था उसके बीच में तांबे का पार्ट होता था, हम उसी को पढ़ रहे हैं। जो केबल का वायर है आपका, हम उसी को पढ़ रहे हैं, उसी को बोलते हैं कोएक्सियल वायर। देखिए उसके बाहर ये आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं ना, वायर होता था, अपन छीलते थे, उसके बाहर यहाँ पे इंसुलेशन था, एक व्हाइट कलर का कोटेड फॉर्म होता था उसमें, उसको हम छीलते थे। उससे जो आपकी ब्लेड आती है ना, शेविंग वाली, बियर्ड वाली, उससे आप क्या करते थे, उसको छीलते थे, या तो कटर होता था, फिर हम इसको निकाल के पूरी शील्ड बनाते थे। और आपके जो सेटअप बॉक्स है डीटीएच में भी ये लगता है, डीटीएच में भी ये लगता है, तब आप देखते हो टाटा स्काई, इसको लगा लगा डाला तो लाइव जिंगल आला, यही वाला है वो इंसुलेशन, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, कॉपर मैश होता है, कॉपर मैश इसके जस्ट बाहर होता है, ये वाला वायर, इसके अंदर एक इंसुलेशन, उसके बाद आपका क्या हो जाता है, एक जाली होती है मैश, और वो भी मैश कैसी होती है, कॉपर मैश। याद है, इसको काटना बड़ा कठिन होता था, कॉपर मैश आता था, है ना, कॉपर मैश आता था, उसको काटने में बहुत दिक्कत। फिर आउटर साइड में आपका क्या होता था, आउटर इंसुलेशन, मतलब इसका कवर। ये क्या करते थे, विद्युत को मतलब यहाँ प्रवाहित नहीं करेंगे, नहीं तो आप पकड़ लिए। इसलिए केबल का वायर क्या होता था, अपन लोग पकड़ भी लेते थे ना, रनिंग में भी पकड़ लेते थे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग ऐसे होते थे, छोड़ लेते थे डायरेक्ट लगी हुई केबल में, केबल लगी रात को बाहर ही छोड़ गए, बीच का पूरे गाँव का कनेक्शन गायब। ये भी होता था क्योंकि कॉपर ये बिक जाता है, ये वायर बिक जाता है। अब देखो इसको देखते हैं, एक समाक्षी केबल या एक तांबे के कंडक्टर में एक विद्युत केबल है, इसमें एक विद्युत केबल है और इसके चारों ओर इंसुलेटर लगा हुआ है। इसके चारों ओर क्या लगा हुआ है, इंसुलेशन, है ना। एक ब्रेडेड धातु, ब्रेडेड धातु का मतलब क्या होता है कि भाई एक फॉर्म में धातु लगी हुई है, थोड़ा सा महीन उसको बोल सकते हैं, लचीली टाइप। ये क्या करती है, धातु जाल है जो सिग्नल हस्तक्षेप, सिग्नल हस्तक्षेप मतलब सिग्नल इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा और क्रॉस टॉक को रोकता है। क्रॉस टॉक मतलब आपने कई बार देखा होगा कि जब आप लोग लैंडलाइन पे फोन करते थे, हेरा फेरी मूवी देखी आपने, उनको स्टोरी कहाँ से पता चली थी कि भाई वो जो दादाजी हैं वो पैसे देने वाले हैं, है ना, वो पोती के लिए पैसे देते हैं ना, हेरा फेरी 2 या 3 में जो भी था, तो वो उनके यहाँ गलत कनेक्शन से फ़ोन लग जाता है, बार बार फ़ोन आता है, तो बोलता नहीं यार वो तो मर गया। याद आया आपको, परेश रावल जो कहते हैं, तो वो क्या हो रहा था, कनेक्शन आपका चेंज हो रहा था। तो ये वाला जो क्रॉस टॉक होता है इसको नहीं होने देता है, ये वाला वायर कोएक्सियल वायर। ये यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपके यहाँ जो भी सिग्नल आ रहा है वो सिग्नल सारा कैसे होगा, सिर्फ आप तक पहुँचेगा, सिक्योर्ड हो गया, है ना। अब देखते हैं इसका प्रकार कैसा होगा, ये भी निर्देशित गाइडेड होगा। जहाँ भी हमको संचार बनाना होगा तो संचार कैसे बनेगा, निर्देशित बनेगा या गाइडेड बनेगा। आविष्कार इसका किसने किया था, तो ओलिवर हिविसाइड, ओलिवर हिविसाइड नामक एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा इसका आविष्कार किया गया। इसके केंद्रीय ठोस में क्या होता है, चालक के चारों ओर चालक तार की जाली रहती है, ये तांबे का वायर, फिर बाद में जाली, और बाहर का कवर आपको पता है, ये 2 कवर लगे होते थे, है ना। जाली भी कुचालक से ढकी होती थी, बाहर वाला भी जो कवर होता था ये क्या होता था आपका, कुचालक से ढका होता था, प्लास्टिक का ढका रहता था ना, आपने देखा ब्लैक कलर का, अपने यहाँ भी कोचिंग में शायद पीछे पड़ा होगा, है ना। मैं थोड़ा लेट हो गई, नहीं तो ला के दिखाता वायर कैसे काम करता है। इन संकेतों में हानि अपेक्षाकृत कम होती है, इनमें जो संकेत होते हैं, सिग्नल जो जाते हैं, उनका लॉस बहुत कम होता है। आपने कभी ये देखा कि टीवी चलते चलते आप देख रहे थे वो प्रेरणा एक कहानी घर घर की वाली, उसमें कभी सिग्नल आउट हो गया, ऐसा होता था बहुत रेयर केस में, जब मौसम वगैरह ऊपर से सैटेलाइट से कोई प्रॉब्लम होती थी तब, नहीं तो जब नॉर्मल सामान्य मौसम होता था तब कभी सिग्नल ब्रेक नहीं होता था, नहीं होता था ना। तो ये क्यों, क्योंकि आपके यहाँ जो ट्रांसमिशन हो रहा था, यहाँ पे संचार कनेक्शन हो रहा था वो इसके माध्यम से, और मान लो डेटा खराब होता भी तो कहाँ तक जाता, यहाँ तक जाता, और इससे बाहर जाने के लिए तो ये बैठा ना भाई, इसका वो पकड़ लेगा उसको। मतलब आप बॉल ग्राउंड में ही रखोगे, ग्राउंड से बाहर बॉल नहीं जाएगी क्योंकि बाहर बाउंड्री बॉल ऑलरेडी बनी हुई है,
ये इसका काम होता था कोएक्सियल। हाँ, इसमें क्या होता था एक और चीज़, इसकी ब्रांड देखो, इसकी बैंडविड्थ अधिक होती है, इसकी बैंडविड्थ जो होती है वो अधिक होती है, इसलिए संकेतों को अधिक दूरी तक ये क्या करेंगे, ले जा लेंगे। बैंडविड्थ अधिक है, संकेतों को ज़्यादा दूर तक ले जा लेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इज लॉन्ग। देखिए समाक्षी केबल के अब कुछ प्रकार देखते हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है, थिक नेट कोर और आता है आपका थिन नेट। अच्छा, थिक का मतलब क्या होता है, थिन का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। थिक मतलब जैसे मैं, थिन मतलब जैसे आप सब, ठीक है। थिन का मतलब होता है मोटा और थिन का मतलब होता है पतला, है ना। तो ये इस तरह का होता है क्या, वायर। अब देखो इस केबल में मेटल इंसुलेटर कोर, यानी इनर जो कंडक्टर होता है, इनर कंडक्टर वुड मीन आपके जो कॉपर वायर होता है, वो कैसा होता है, उसकी मोटाई अधिक होगी। बस इतना सफर है, इसकी मोटाई अधिक होगी। इसके कारण क्या होगा, इनर कोर कंडक्टर की मोटाई अधिक होने के कारण इसमें कुछ अंतर पाए जाते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी स्पीड काफ़ी हाई हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी स्पीड कैसी हो जाएगी यहाँ पे, हाई। आवृत्ति बहुत जल्दी होगी, है ना। और ये 500 मीटर तक अपने सिग्नल को आसानी से ट्रांसमिट कर पाएंगे, मतलब 500 मीटर इनकी ट्रांसमिट रेंज भी बढ़ जाएगी। आगे बात हमने क्या, देखो हमारा ये जो वायर है, ये वायर कैसा हो जा रहा है, पतला है, ये भी पतला है, और ये इसमें देखोगे ना मोटा है। अच्छा थिन, सॉरी, ये इसमें यहाँ देखो, ये मतलब मोटा है आपका। तो ये क्या कर रहा है, आपका ज़्यादा डेटा को कंज्यूम कर पाएगा, ज़्यादा डेटा को संचरित कर पाएगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और फ्रीक्वेंसी जैसी बढ़ी तो कहाँ तक बढ़ रही थी आपकी, 500 मीटर तक सिग्नल को ये आसानी से ले जा लेगा, ठीक है। एक सेटअप बॉक्स। अब सेकंड था आपका थिन कोर। इसमें क्या होगा, जो अंदर का कॉपर वायर लगा हुआ है वो कैसा हो जाएगा, उसकी मोटाई काफ़ी कम, इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसके कारण क्या होगा, इसमें जो फ्रीक्वेंसी स्पीड होगी वो कैसी हो जाएगी, लो। तो ज़्यादा दूर तक जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, नहीं। तो इसमें जो होगा 200 मीटर तक ही अपने सिग्नल को अच्छे से पहुंचा सकता है, ठीक। दोनों चीज़ें आपको समझ में आई। देखिए कोएक्सियल वायर में 2 वायर आपने देखा, ठीक, नेट कोर वायर और उसके अलावा थिन नेट कोर, ये दोनों वायर थे। और थिन कोर कौन सी थी, तांबे की बनी हुई। तांबे की जब वायर मोटी हो जाएगी तो उसको थिक बोल देंगे, जब पतली हो जाएगी तो थिन बोल देंगे। जब मोटी रहेगी थिक, तो उस समय क्या होगा, आपके 500 मीटर तक वो आवाज़ संचरण कर पाएंगे, और जब पतली हो जाएगी तो 200 मीटर तक ही वो सिग्नल को ट्रांसमिट कर पाएंगे। इतनी चीज़ें आ रही है आपको समझ में। फिर देखते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ना। तो इसका उपयोग देखिए कहाँ कहाँ किया जाता है। टीवी केबल में सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जो केबल टीवी होता है उसके नेटवर्क में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जो बैंडविड्थ होती है इस वायर की वो कितनी होती है, 10 Mbps। 10 Mbps तक के क्या होता है, डेटा को संचालित कर सकते हैं बहुत आसानी से। फिर केबल ब्रॉडबैंड में इंटरनेट का भी उपयोग इसी से किया जाता है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट में भी इसका उपयोग किया जाता है। केबल मॉडेम में, केबल मॉडेम जो लगाते हैं उसमें भी आप इस वायर का उपयोग करते हैं, ठीक। एप्लीकेशन ऑफ कोएक्सियल वायर, तो मेन रूप से जो लेन आप बना रहे हो अपने घर में, जो आप लेन बनाते हो या इथरनेट बनाते हो, इसमें और मेन में, इन तीनों में ही क्या होता है, आपके कोएक्सियल वायर का यूज़ किया जाता है। टेलीविज़न, इंटरनेट, सीसीटीवी जो आपके घर में लगता है ना, सीसीटीवी, तो उन सब के लिए भी आप क्या करते हो, कोएक्सियल वायर का यूज़ करते हो। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस। तो जब एडवांटेज की बात करेंगे तो उच्च जो बैंडविड्थ होती है उसका समर्थन करता है, हाई बैंडविड्थ का ये समर्थन करता है हमेशा। समाक्षी केबल स्थापित करना आसान है, ये केबल भी स्थापित करना आसान है। आपने देखा था केबल वाला कितना आसानी से एक सीढ़ी लेके आता था अपने साथ, और आके लगाया, उनने कनेक्शन स्टेबल किया, चला गया। आप ब्रॉडबैंड वाले को अभी बोलते हो, 2 घंटे बाद आपके यहाँ ब्रॉडबैंड लगा के चला जाता है, होता है ना, बहुत आसान तरीके से। उसके बाद क्या होता है, समाक्षी केबल में बेहतर थ्रोटपुट प्रतिरोध होता है। थ्रोटपुट प्रतिरोध होता है, तो मतलब ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आती आपके सिग्नल ब्रेक होने में, है ना। थ्रोटपुट प्रतिरोध होता है, जो मुड़ा आपका थ्रोटपुट वो सीधे से चला जाता है। और विश्वसनीय और टिकाऊ भी। विश्वसनीय क्यों, मैंने आपको बताया था, सिग्नल क्या होगा इसमें, सिक्योर होगा। अंदर वाली लाइन में बात होगी, क्रॉस कनेक्शन नहीं होगा या क्रॉस टॉक नहीं होगा, फिर हेरा फेरी वाली कहानी आनी आएगी, है ना। जिसके घर में जो जाना है उसके घर में जाएगा। फिर शॉर्ट या क्रॉस टॉक ये सब नहीं होने वाले, ये भी देख लिया आपने। और कई चैनलों का समर्थन ही करते हैं, कई चैनलों का समर्थन करते हैं, मतलब आपके यहाँ पे जब केबल का कनेक्शन बनाया जाता है तो आपने देखा ना, बीच में वो लोग क्या करते हैं, कनेक्टर लाके एक दूसरे को ऐड कर देते थे। आपके मोहल्ले में एक कनेक्टर लगाया, उससे सबको कनेक्शन दे दिया, होता था। कई चैनलों को ये क्या करते थे, सपोर्ट। फिर डिसएडवांटेज की बात करें, ये महंगे आते हैं एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर वायर, ये महंगे हैं, है ना। हम महंगाई की तुलना कैसे करते हैं, किसी को पैमाना रखते करते हैं ना आप लोग, इकोनॉमी में आप लोग समझते हो कि यार
किसी चीज़ की अगर हमें सापेक्ष गरीबी देखनी है, सापेक्ष निर्धनता देखनी है, तो वो कैसे होती है? हमारे पास अल्टो है तो हम क्या है, स्विफ्ट वाले से गरीब हैं, और जिसके पास अल्टो नहीं बाइक है तो वो क्या हो गया, हम उससे अमीर हो गए। होता है ना, तो ये हमारी सापेक्ष गरीबी। उसी तरह से यहाँ पे हम देख लेंगे कि भाई ये केबल होते हैं, महंगे होते हैं। किसी भी क्रॉस कोड जो क्रॉस स्टॉक होते हैं उसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम, कोएक्सियल केबल को ग्राउंड किया जाना चाहिए, मतलब इसको ग्राउंड किया जाना चाहिए। किसी भी क्रॉस कनेक्शन को रोकने के लिए ग्राउंडेड किया जाना चाहिए होता है। फिर इसमें क्या होता है, कई परतें होती हैं और बहुत भारी, हाँ यार भारी होता है। आपने देखा कि यार इसका ना एक ही बंडल उठाने में अपनी हालत खराब हो जाएगी, और ट्विस्टेड पेयर वायर को अपन बहुत सारा ले जा सकते हैं। कैरी करना यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टफ। फिर हैकर द्वारा समीक्षी केबल को तोड़ना और टी जॉइंट लगाना आसानी से हो जाता है, मतलब इससे मौका मिल जाता है। वही बताया मैंने आपको कि आपके गाँव में आपके यहाँ केबल का कनेक्शन नहीं है, लेकिन आपके पड़ोसियों के यहाँ है और उनका वायर आपकी छत से जा रहा है। आप क्या करते थे, तांबे का एक पतला वायर आता था, याद है किसी को? आप लोग शायद उस एंशिएंट टाइम में नहीं रहे जिस एंशिएंट टाइम में हम थे। तो वहाँ पे क्या किया जाता था कि वो जो वायर होता था ना, उसको हम फेंक देते थे पत्थर में लगा के, ऐसे करके, और उस पत्थर को जब फेंकते थे अपन, वहाँ से कनेक्शन स्टेबल हो जाता था, मतलब एक टी बैंड बन गया। और सोनी टीवी में मूवी देख रहे हैं कुछ प्रोग्राम, आप आहट वगैरह जो भूत वाले चैनल सीरियल आते थे ना, और वो अपने घर में चल रहे, पैरेलल काम हो जाते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, ये भाई गड़बड़ हो गया। अगर हैकिंग का काम होना है तो भी हो जाएगा इसमें, है ना। अब के जो वायर आ रहे हैं सिक्योर आ रहे हैं, लेकिन तब भी हैकर्स के लिए यहाँ पे मौका मिल जाता है। फिर ये डेटा की सुरक्षा को भी समझौता करते हैं। वही बताया मैंने आपको कि डेटा की सुरक्षा को ये क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो दो तरह के आपने वायर अभी तक पढ़ लिए। सबसे पहले आपने देखा युग्मतार या ट्विस्टेड पेयर वायर, दूसरा आपने पढ़ लिया कोएक्सियल वायर, जिनको आपने क्या बोला, समाक्षीय वायर। अब तीसरा आपका जो आ जाता है एक फाइनल, प्रकाश तंतु, या जिसको बोलते हैं आप ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है? देखो आपने कई बार नाम सुना होगा, ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है, राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नीति लेके आ रही है गवर्नमेंट, है ना। ऑप्टिकल फाइबर पे काम चल रहा है, 5G टेक्नोलॉजी आ रही है ना। अब संचार और आबाद तरीके से होगा, स्पीड और बढ़ जाएगी, ये सब नाम सुना है आपने। ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? तो इन सब के पीछे जो रीज़न है ना, कि आप अब केबल का संचार जो कर रहे हो, किसके माध्यम से कर रहे हो, ऑप्टिकल फाइबर। देखिए ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, कांच या प्लास्टिक और सिलिका का बना एक तंतु वाला एक पतला सा वायर होता है, ठीक है। इसमें एलईडी और आपके लेजर डायोड द्वारा उत्पन्न संकेतों को क्या करते हैं हम, प्रकाश लाइट, मतलब प्रकाश लाइट से एक स्थान से दूसरे स्थान तक सिग्नल को पहुंचाएंगे। जो आपके लाइट के माध्यम से सिग्नल को हम क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएंगे। उसके लिए उपयोग किया जाता है हमारे पास कौन से वायर को, ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशीय तंतु मतलब अब गमन क्या करेगा आपका, लाइट, लाइट ही तो गमन करेगी ना, जो थ्रू दी एलईडी और क्या होगा, लेजर डायोड के माध्यम से। आ रही है बात समझ में आपको? तो ये जो केबल है देखिए, इसमें सबसे पहले लाइट रे होती है बीच में, जो मिडिल पार्ट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, इट्स कॉल्ड लाइट रे। फिर उसके बाहर का जो पार्ट होता है उसको कह देते हैं आप कोर, और उसके बाहर का पार्ट होता है उसको बोल देते हैं आप क्या, क्लैडिंग, पैकिंग वाला जो एरिया है क्लैडिंग। लास्ट में आप प्लास्टिक की उसमें कोटिंग करो। आपको पता है जो महासागर है ना, समुद्र, उन सब में भी ये वायर बिछाया गया है। महासागरों समुद्रों में ये पूरा वायर का जाल बिछाया गया है ना। देखिए कैसे। अब यहाँ पे सिद्धांत पे किस पे काम करता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये काम करता है। इसका सिद्धांत ये है कि भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करेगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये चाहे आप इसको आईसीटी के फॉर्म में ले लो या फिर आप उसको साइंस के फॉर्म में ले लो। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस पे कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। यहाँ से क्या होगा, लाइट के माध्यम से संकेत जो होंगे वो संचारित होंगे और बहुत दूरी तक चले जाएंगे। जितनी दूरी में ना आपके ट्विस्टेड पेयर वायर कंपेयर कर पाएंगे, ना ही आपके कोएक्सियल वायर, लेकिन ये अलग हो जाएंगे। इसके बाद फाइबर ऑप्टिक की खोज किसने की थी? तो देखिए इसकी खोज के बारे में दो कंसेप्ट आते हैं। इसकी खोज जो की थी चार्ल्स कूएन काउ, चार्ल्स कूएन काउ, ये एक नाम है। 1960 के दशक में इन्होंने क्या किया था, कांच के कुछ भौतिक गुणों की खोज की और उसको बोल दिया कि फाइबर ऑप्टिक्स संचार की जनक ये कहला गया। कांच के कुछ ऐसे गुणों को इन्होंने देख लिया कि जिनसे संचार माध्यम में हो सके, और इनिशियल लेवल पे सबसे पहले बात इन्होंने की तो इनका भी नाम आता है। लेकिन देखिए डिबेट कहाँ है, इसमें डिबेट ये आई कि जब नरेंद्र सिंह कृपानी, इनका नाम आपने सुने होंगे, है ना, अमेरिकी नागरिक थे, भारतीय मूल के। तो ये जो व्यक्ति थे इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर को व्यवस्थित कर दिया और संचार प्रणाली को सुदृढ़ किया। तो इन्हें क्या बोल दिया जाता है अभी, ऑप्टिकल फाइबर के पितामह। दो नाम आते हैं, बट अपने पास अगर क्वेश्चन आता है तो हमें कोशिश ये करनी है कि चार्ल्स कूएन काउ का नाम उस ऑप्शन में है तो आपको चार्ल्स कूएन काउ में जाना है। लेकिन अगर वहाँ पे नरेंद्र सिंह कृपानी और उनके साथ और भी लोग आ रहे हैं तो आप पहली प्रेफरेंस तो नरेंद्र सिंह कृपानी की, ठीक है।
और आपको पता है एमपीपीएससी कई बार क्या करती है, 2-2 ऑप्शन दे देती है ना, तो उससे थोड़ा सा बचना है। कोशिश ये करेंगे कि इसमें काम कर लें। चलो आगे देखते हैं पहले फाइबर ऑप्टिक केबल को, फिर उसके बाद नरेंद्र सिंह कृपानी को भी पढ़ेंगे। तो देखिए प्रकाश को पुनः संकेतों में बदलने के लिए फोटो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा था वहां से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा था, लाइट इमिटिंग, ये जो आपने पढ़ा था यहाँ पे, ये कैसे सिग्नल जा रहे थे आपके, प्रकाश के माध्यम से, एलईडी और लाइट डायोड के माध्यम से। बना वायर किसका था आपका, प्लास्टिक, कांच या फिर सिलिका, इनका बना था, जहाँ पे क्या लगे थे, कोर क्लोडिंग और प्लास्टिक कोर, ये सारी चीजें लगी। अब जैसे आप सिग्नल पहुंचा रहे हो, सिग्नल को संकेत में बदलने के लिए फिर से वहाँ पे फोटो डायोड लगेगा, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और संचरण में ऊर्जा की खपत बहुत कम होती है, याद रखिए ऊर्जा की खपत बहुत कम होती है, क्योंकि लाइट में क्या कर रही है, गमन कर रहा है ना, तो ऊर्जा एनर्जी ऑलरेडी उसमें थी बहुत सारी। रेडियो आवृत्ति जो होती है इसकी अवरोधों से मुक्त होता है, जो रेडियो आवृत्ति की जो अवरोधें होती है तरंगों की, उनसे भी मुक्त होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर। इसके साथ ही साथ रिपीटर और एम्पलीफायर की जरूरत नहीं पड़ती। रिपीटर और एम्पलीफायर क्या करते थे, ये सिग्नलों को बढ़ा देते थे। अरे याद आया तुमको, नहीं आया, तेरा एम्पलीफायर वाला गाना आया था ना, वो क्या कर रहा था भाई, एम्पलीफाई का मतलब चीज़ों को बढ़ा देते हैं, बढ़ाते हैं ना अपन। कोई भी चीज़ अगर लो वेव पे हो रही थी उसको हाई वेव पे पहुंचाने के लिए आपने क्या किया था, रिपीटर का इस्तेमाल किया था। आ रहा है समझ में, तो रिपीटर और एम्पलीफायर इन दोनों की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। फिर ऑप्टिकल फाइबर में डिजिटल डाटा के स्थानांतरण के लिए सबसे उपयुक्त चीज़ है, देखिए ऑप्टिकल फाइबर में जो डिजिटल डेटा होता है उसके स्थानांतरण के लिए, स्थानांतरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करने के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक क्या होती है आपकी, ऑप्टिकल फाइबर की। इस कारण ऑप्टिकल फाइबर के साथ मॉडेम का प्रयोग भी नहीं करना पड़ता। मॉडेम जो आपको पता है कि सिग्नल का कन्वर्जन करता है, इसका उपयोग इसमें नहीं करना पड़ता ऑप्टिकल फाइबर। आगे देखते हैं, यहाँ पे सीमित सिग्नल में ही हानि होती है, जो सिग्नल की हानि होगी वो कैसी होगी ऑप्टिकल फाइबर में, बहुत कम होगी। इस प्रकार के केवल लंबी दूरी तक तय कर पाएंगे, जो संचार होगा हम लंबी दूरी तक के ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से कर पाएंगे। संचार की गुणवत्ता भी कैसी होगी, उच्च होगी। और उच्च इंटरनेट गति के साथ सिग्नल के रखरखाव के कारण फाइबर ऑप्टिकल केबल में अधिक विश्वसनीय होता है। देखिए इसमें ना आपके जो सिग्नल होंगे उनका रखरखाव में भी बहुत विश्वसनीय काम होगा, और जो आपके हैकर्स होंगे वो भी इजीली इसमें क्या कर पाएंगे, हैक नहीं कर पाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर केबल में बहुत अधिक क्षमता होती है, इसकी क्षमता भी बहुत अधिक होगी, है ना। किसी भी समय उच्च डेटा को ये क्या करते हैं, संप्रेषित कर सकते हैं। हाई डेटा जो होगा आपका उसको संप्रेषित करने के लिए काम आ जाएंगे। प्रकाश का उपयोग करने वाली केबल की तकनीक के कारण केबल उच्च गति पर भी संचारित होने लगती है। फिर बात करते हैं, इसमें अन्य केबल प्रकारों की तुलना में अधिक विश्वसनीय और कुशल बनाते हैं। कुछ बातें आपको समझ में आई कि देखिए ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर कांच, प्लास्टिक या फिर सिलिका का बना हुआ एक वायर होता है, जिसको कोट क्लॉडिंग है ना, इन सब से ढक दिया जाता है। इसके माध्यम से हम डेटा को अधिक दूरी तक संचारित कर सकते हैं। इसमें विश्वसनीयता होती है, ऊर्जा की इसमें कमी, मतलब कम ऊर्जा में भी संचार इसमें हो जाता है। इसमें हाई डेटा को भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ये काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके बाद आपने देखा इसकी खोज किसने की थी, तो चार्ल्स काउ करके एक नाम आया था आपके पास, लेकिन हमें क्या याद रखना है, नरेंद्र सिंह कृपानी, जो कहाँ है, यूएस के नागरिक थे, भारतीय मूल के। इनके द्वारा क्या किया गया है, इसका विकास किया गया है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज तो आपको पता चल गए। अब बात करते हैं कि नरेंद्र सिंह कृपानी कौन है। देखिए नरेंद्र सिंह कृपानी, ये जो व्यक्ति थे आपको दिख रहे हैं सरदार जी, इनका देहांत हो चुका है। मरणोपरांत उनको 2021 में यहाँ पे पता है कि भाई पद्म विभूषण मिला था, है ना, इसीलिए इनको और क्या बोल दिया जाता है कि फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स में इनको कहा जाता है। फिर फाइबर ऑप्टिक्स की खोज करता ये है ही, और इससे पहले आपको पता है कि 1960 से जो चार्ल्स थे उनके बाद बहुत सारे लोग आए हैं इसी प्रोसेस में रिसर्च करते हुए, लेकिन जो सबसे बड़ी उपलब्धि मिली है वो किसको मिली है, नरेंद्र सिंह कृपानी। आपको इनका नाम इसलिए याद है। अब कुछ और टॉपिक्स आते हैं आपकी कि ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड कुछ मत है, जिसमें भारत का सबसे पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, कहाँ कर गया, रायसेन में। रायसेन में कहाँ, मंडीदीप। किस कंट्री के सहयोग से बनाया गया, कौन से देश ने सहयोग किया है, जापान में। ठीक है, जापान के सहयोग से वो बना था। इसके बाद कुछ और पॉइंट है कि देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर केबल युक्त शहर कौन सा है, तो आपका जो गुरुग्राम है वहाँ पे पूरी तरह से ऑप्टिकल फाइबर बिक चुका है ना। अब बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे लगभग ये काम होना खत्म होने पे आ गया है, जहाँ पे हम लोग लिस्टेड नहीं हुई कि यार ये जो शहर है इनमें ऑप्टिकल फाइबर पूरी तरह से बिक चुकी है। ऑप्टिकल फाइबर के बाद अंडमान निकोबार, याद रखिए अंडमान निकोबार आइलैंड में चेन्नई को, मतलब अंडमान निकोबार और चेन्नई, इनके बीच में ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई है पूरे समुद्र के अंदर। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट को नरेंद्र मोदी ने ही मतलब पहले
लोकार्पण भी किया था, कंपल्सन हुआ, तब भी इन्होंने क्या किया, इनोग्रेशन कर दिया उसका। इसमें ये देखिए आप ऑप्टिकल फाइबर समुद्र के अंदर कैसे बिछाई गई है। इसमें पूरा बताएगा कि भाई समुद्र के अंदर पूरी केबल बिछाई गई है और संचार हम वहाँ से कैसे करने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर। फिर बात करते हैं भारत में ऑप्टिकल फाइबर की पहली लाइन कहाँ डली थी, तो पुणे के जो शिवाजी नगर से कंटोनमेंट एरिया था। ये क्वेश्चन क्या है, किसी पेपर में पूछ लिया गया, तो वहाँ पे सीधा का सीधा फैक्ट है, फैक्चुअल डेटा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो नेटवर्क है अभी तक 35 लाख रूट किलोमीटर, मतलब 35 लाख वर्ग किलोमीटर तक के आपने क्या किया है, इसको फैला दिया है केबल लाइन को। 35 लाख रूट किलोमीटर, 35 स्क्वायर किलोमीटर, लाख किलोमीटर। समझ में ना, ठीक है। तो ये सारा क्या था आपका ऑप्टिकल फाइबर से संबंधित। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है कि कैसे हम तार जो आपके संचार तंत्र थे उनको विकसित किस तरह से करते और किस तरह से आपका तारीख जो संचार तंत्र पूरा प्रभावित। ठीक है, कोई डाउट आप लोगों को, कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं पूछना है? वेरी गुड, पढ़ के आएंगे, कल क्वेश्चन मैं पूछूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।